Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, आइए एक और सनसनीखेज फुल ऑफ एक्शन क्राइम स्टोरी सुनते हैं। उसकी मोहब्बत भरी निगाहें रूबी के खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे पर मरकूज थीं और रूबी इस बात से बेखबर चाय के कप में आहिस्ता आहिस्ता चीनी घोलने के लिए चम्मच घुमा रही थी। जो ही उसने चाय के कप से चम्मच निकालकर एक तरफ रखा और कप उठाकर मुबशिर की तरफ बढ़ाया तो वो इसे अपनी तरफ इस इन्हमाक से देखते हुए चौंक उठी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? रूबी ने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। देख रहा हूँ कि कुदरत मुझ पर कितनी मेहरबान है कि तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। मुबशिर के लहजे में मोहब्बत थी। इसकी बात सुनकर रूबी की मुस्कुराहट और भी वाज़ेह हो गई। आजकल आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ आजकल? मुबशिर ने उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा। हमारी शादी को आज 52 दिन हो गए हैं। इन 52 दिनों में मैंने कब आपकी तारीफ नहीं की? मेरा मतलब है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही तारीफ होने लगी है, रूबी ने कहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे दिल पर तुम्हारी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। दिल चाहता है कि तुम सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, बिल्कुल चुपचाप और टिकटिकी बांधे। रूबी खिलखिलाकर हंस दी। उसके मोतियों जैसे दांत बाजे हो गए। मुबशिर की निगाहें बदस्तूर उसके चेहरे पर मरकूज थीं। अगर इसी तरह देखते रहेंगे तो ऑफिस से देर हो जाएगी। बेहतर है कि नाश्ता करें और ऑफिस जाएं। तुम मुझे घर से भेजना चाहती हो? मुबशिर मुस्कुराया। तो क्या आप ऑफिस जाना नहीं चाहते? रूबी की प्यार भरी निगाहें उसके चेहरे पर घूमने लगी। हाँ, ऑफिस तो जाना है, मुबशिर ने ढीले लहजे में कहा। तो फिर फौरन उठें और ऑफिस की राह लें, रूबी ने कहा। रूबी ने मुबशिर की तरफ देखा और मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, वक्त देखें क्या हो गया है। एक बार फिर रूबी ने इसकी तवज्जो वक्त की तरफ मबसूल कराई। ये वक्त थम क्यों नहीं जाता? एक बार फिर मुबशिर ने ठंडी आह भरी। वक्त थम गया तो सब कुछ रुक जाएगा, हम दोनों की मोहब्बत भी, चाहत भी और जिंदगी भी, रूबी ने फलसफा भगारा। मेरे लिए तो जिंदगी तब रहेगी और रुकेगी जब तुम मेरी तरफ मुस्कुराकर देखना छोड़ दोगी। रूबी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उठकर ऑफिस बैग उठाया और उसके सामने मेज पर रख दिया और बोली, वक्त देखें क्या हो गया है। ये बातें हम आपके ऑफिस से वापस आने पर भी कर सकते हैं। मुबशिर ने यकदम अपनी घड़ी की तरफ देखा तो वो मुस्तरब हो गया। उसने जल्दी जल्दी चाय पी, सलीके से तैयार हुआ, टाई बांधी और एक नज़र रूबी को देखा, बैग उठाया और खुदाहाफिज कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। मुबशिर की कार इस गली से निकलकर अभी कुछ ही आगे बढ़ी थी कि उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर रूबी का नाम था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन कान से लगाया और बड़े प्यार भरे लहजे में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से रूबी की आवाज़ नहीं आई। कुछ लम्हों के बाद अचानक ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे रूबी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो और किसी ने उसका गला दबाया हुआ हो और उसके गले से घुटी घुटी आवाज़ें निकल रही हों। हेलो, हेलो रूबी, मुबशिर परेशान हो गया। दूसरी तरफ से रूबी की घुटी घुटी आवाज़ें और भी वाज़ेह हो गईं। मुबशिर ने फौरन कार का स्टीयरिंग घुमाया और पूरी रफ्तार से अपने घर तक ले गया। उसने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किया था। रूबी की घुटी घुटी आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। इस आवाज़ में रूबी ने बमुश्किल उसका नाम भी लिया था। मुबशिर कार से बाहर निकला, फिर उसने गेट में चाबी लगाकर गेट खोला और भागता हुआ अंदर आ गया। मोबाइल फ़ोन से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। वो तेज़ी से लाउंज में गया, वहाँ कोई नहीं था। उसने शिद्दत से पुकारा, रूबी, रूबी। किसी तरफ से कोई आवाज़ न आई। वो तेज़ी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। एक झटके से दरवाज़ा खोला तो वो अपनी जगह साकित रह गया। इसके हवास बाख्ता चेहरे के सामने रूबी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने चेहरे पर कोई क्रीम लगा रही थी। यकदम दरवाज़ा खुलने से रूबी ने पलटकर खौफजदा अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा। अब दोनों एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देख रहे थे। मुबशिर ने अपनी निगाहें कमरे में घुमाईं, लेकिन रूबी की नज़रें मुबशिर पर मरकूज थीं और हैरत उसके चेहरे से टपक रही थी। क्या हुआ? रूबी ने पूछा। तुम्हें क्या हुआ था? मुबशिर ने हैरानकुन अंदाज में पूछा। वो मुसलसल उसी की तरफ देख रहा था। मुझे क्या हुआ? रूबी की हैरत दो चंद हो गई। तुम अचानक क्यों आ गए? अभी तुमने मुझे फ़ोन किया था और कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा गला किसी ने दबोचा हुआ है और तुमसे बात करनी मुश्किल हो रही है, मुबशिर ने बताया। मैंने फ़ोन किया था, मुझसे बात नहीं हो रही थी।
किसने मेरा गला दबोचा था? रूबी की हैरान कुन आवाज में सवाल उठे। ये देखो, मुबश्शिर ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर रूबी के मोबाइल फोन का नंबर पूरी हिस्ट्री के साथ सामने था। रूबी ने अपना नंबर देखते हुए और भी हैरत का इजहार किया और दाएं बाएं मुतलाशी निगाहों से देखा। मेरा फोन कहाँ है? फिर वो टीवी लाउंज की तरफ बढ़ी। इसके अकब में मुबश्शिर भी था। रूबी का मोबाइल फोन सोफे पर पड़ा था। उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा और मुबश्शिर की तरफ अपना मोबाइल फोन बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैंने अपने नंबर से तुम्हें कोई कॉल नहीं की है। मुबश्शिर ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लेकर देखा। जिस वक्त मुबश्शिर को रूबी की कॉल मौसूल हुई थी, इस वक्त रूबी के मोबाइल फोन से इसे कॉल ही नहीं की गई थी। अच्छी तरह देखने के बाद मुबश्शिर ने शुष्दर लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे मोबाइल फोन पर कॉल का वक्त और तुम्हारा नंबर मौजूद है। मेरे लिए तो खुद की हैरत की बात है। रूबी का लहजा धीमा हो गया था। वो भी परेशान हो गई थी। परेशानी से मुबश्शिर का चेहरा लटक गया था। अचानक मुबश्शिर का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से हड़बड़ाकर जेब से मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके कुलीग का फोन था। कहाँ रह गए हो? बॉस मीटिंग के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई। बस आ रहा हूँ, टायर पंचर हो गया था। मुबश्शिर को बरमहल बहाना सूझ गया और उसने मोबाइल फोन बंद करके तजब्जुब के आलम में रूबी की तरफ देखते हुए कहा, तुम फिक्र नहीं करो, अपना ख्याल रखना, मुझे जल्दी है, हम शाम को बात करेंगे। मुबश्शिर ने रूबी को जाते हुए भी कई बार हौसला दिया और चला गया, जबकि रूबी सुते हुए चेहरे के साथ एक तरफ बैठ गई। ऑफिस में काम के दौरान भी मुबश्शिर मुस्तरिफ और बेचैन रहा। मीटिंग में भी उसका ध्यान इसी तरफ रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि रूबी के मोबाइल फोन से कॉल नहीं आई, जबकि इसके नंबर से कॉल मौसूल भी हुई और ऐसे भी लगा कि जैसे कोई रूबी का गला दबा रहा है और वह इसे कुछ कहना चाहती है। मुबश्शिर और रूबी की शादी को कुछ ही अर्सा हुआ था। दोनों की अरेंज मैरिज थी। शादी से 1 माह पहले ही मुबश्शिर को कंपनी ने हेड ऑफिस में बुला लिया था। मुबश्शिर एक काबिल नौजवान था और कंपनी इस पर भरोसा करती थी। जैसे ही मुबश्शिर की शादी हुई, कंपनी ने इनको रहने के लिए घर दे दिया। वो घर इससे पहले कंपनी के सेल्स मैनेजर के पास था, जो 3 माह पहले नौकरी छोड़कर चला गया था और 3 माह घर खाली रहने के बाद मुबश्शिर और रूबी ने वहां रिहाइश इख्तियार की थी। मुबश्शिर हसास तबीयत का मालिक था। उसने कभी किसी लड़की को अपने दिल में जगह नहीं दी थी। उसने ये तय कर रखा था कि जो लड़की इसकी बीवी बनकर आएगी, वो इसी से मोहब्बत करेगा और इसी के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारेगा। जब रूबी उसकी जिंदगी में आई तो उसने अपनी सारी मोहब्बतें उस पर निछावर कर दी। रूबी का आलम भी कुछ कम नहीं था। कुछ ही अरसे में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। अब अचानक इस फोन कॉल ने मुबश्शिर को उलझन में मुब्तला कर दिया था। मुबश्शिर की हसास तबीयत की वजह से कोई भी गैर मुतवक्के बात उसके दिलो दिमाग से जल्दी महव नहीं होती थी। यही वजह थी कि सारा दिन ऑफिस में काम करने के बावजूद वो इसी उलझन का शिकार रहा और इस दौरान उसने मुत्तईद बार अपना मोबाइल फोन भी चेक किया था। परेशानी के आलम में उसने ऑफिस में तमाम दिन गुजारा था। शाम को मुबश्शिर घर पहुंचा तो उसने सबसे पहला सवाल रूबी से यही किया, खैरियत रही है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? कैसा मसला? सब ठीक रहा, आप सुनाएं? रूबी ने बेपरवाही से कहा। मैं तो सारा दिन उलझन का शिकार रहा और इसी बारे में सोचता रहा, मुबश्शिर बोला। मुझे मालूम था कि आप इसी बारे में सोचते रहेंगे, हालांकि आपको वो बात अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी चाहिए थी, रूबी ने इत्मीनान से कहा। ऐसी बातें मेरे दिलो दिमाग से बहुत मुश्किल से निकलती हैं, मुबश्शिर ने कहा। मेरे साथ बचपन से ही ऐसा मामला रहा है। जी, आपने बताया था कि आप बहुत हसास और कुछ बहमी भी हैं, रूबी मुस्कुराई। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। मुबश्शिर उठकर बेडरूम की तरफ और रूबी किचन में चली गई। जब मुबश्शिर कमरे से निकला तो रूबी खाना लगा चुकी थी। दोनों ने एक साथ खाना खाया और रूबी इस दौरान बातें करती रही और इसका मौजू अपनी शादी से पहले कॉलेज के दिनों की बातें थीं। वो ये बातें इसलिए कर रही थी ताकि मुबश्शिर का जहन इस उलझन से निकल सके और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। मुबश्शिर सुबह का वाक़या भूलकर इसकी बातों से महजूज होने लगा। खाना खाने के बाद दोनों छत पर चले गए और कुछ देर चहलकदमी के बाद अपने बेडरूम में बंद हो गए। बेडरूम में क्लॉक रात के 2:30 बजा रहा था। पूरे घर में सुकूत का आलम था। मुबश्शिर और रूबी बेखबर सोए हुए थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। अचानक मुबश्शिर को ऐसे लगा जैसे इसके पैर को किसी ने पकड़कर हिलाया है। वो यकदम उठ बैठा। उसने दाएं बाएं देखा
और फिर इसकी नज़र रूबी पर चली गई जो बेखबर सो रही थी। मुबश्शिर फिर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी 10 मिनट हुए थे कि अचानक किसी चीज़ के गिरने और टूटने की आवाज़ आई। वो हड़बड़ा के उठ बैठा। उसका दिल धड़कने लगा था। कुछ देर मुबश्शिर इसी हालत में बैठा रहा और मज़ीद सुनने की कोशिश करता रहा। जब बिल्कुल खामोशी हो गई तो उसने गर्दन घुमाकर रूबी की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि रूबी बिस्तर पर नहीं थी। रूबी ज़रूर बाहर है, इससे कोई चीज़ गिरकर टूटी है। मुबश्शिर ने एक लम्हे में सोचा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। टीवी लाउंज में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई तो उसकी नज़र ऐन उस जगह पर गई जहाँ फर्श पर गुलदान गिरा हुआ था और उसकी किरचियाँ आसपास बिखरी हुई थीं। मुबश्शिर ने हैरतज़दा निगाहें किचन की तरफ घुमाई। किचन का दरवाज़ा बंद था। मुबश्शिर किचन की तरफ चला गया। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था। उसने लाइट जलाई। किचन में कोई नहीं था। मुबश्शिर ने लाइट ऑफ की। किचन से बाहर निकलकर टूटे हुए गुलदान के पास आ गया और उसकी किरचियों को देखते हुए सोचने लगा कि ये कैसे टूटा है। इसके लिए हैरत की बात यह भी थी कि रूबी कमरे में नहीं है तो बाहर भी नज़र नहीं आ रही है। मुबश्शिर दोबारा बेडरूम में गया तो वो चौंक गया क्योंकि रूबी बेड पर कंबल ओढ़े बेखबर सो रही थी। रूबी बाथरूम में थी क्या? और वो गुलदान कैसे टूटा? मुबश्शिर ने सोचा और फिर उसने रूबी को जगा दिया। क्या हुआ? गहरी नींद से उठकर रूबी ने खुमार आलूद लहजे में पूछा। इसकी मुतहय्यर निगाहें उसके चेहरे पर थीं। तुम उठकर बाहर गई थी? मुबश्शिर ने सवाल किया। बाहर कहाँ? रूबी की समझ में नहीं आ रहा था। शायद नींद का खुमार था जो उसके दिमाग पर गालिब था। किचन या लाउंज में? मुबश्शिर ने वजाहत की। नहीं, मैं तो सोई हुई थी। क्यों, क्या हुआ? रूबी सीधी होकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तुम बेड पर नहीं थी और बाहर अचानक मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई। मैं समझा शायद तुमसे कोई चीज़ टूटी है। बाहर देखा तो गुलदान टूटा पड़ा था और तुम भी मुझे दिखाई नहीं थी। मैं अंदर आया तो तुम बेड पर लेटी हुई थी। मुबश्शिर के लहजे में हैरत थी। लेकिन मैं तो सोई हुई थी, उठकर बाथरूम तक भी नहीं गई। रूबी कहते हुए उठी और बाहर की तरफ लपकी। इसके पीछे मुबश्शिर भी था। वो देखो, गुलदान टूटा हुआ है। बाहर निकलते ही मुबश्शिर ने इस तरफ इशारा किया जहां गुलदान टूटा हुआ था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि फर्श पर टूटे हुए गुलदान की कोई किरची नहीं थी और वो गुलदान बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह सजा हुआ था। गुलदान तो सलामत है, रूबी ने भी देखकर कहा। लेकिन अभी तो मैंने खुद देखा था कि ये टूटा हुआ है। मुबश्शिर हैरतज़दा निगाहों से देखता हुआ गुलदान के पास चला गया। रूबी ने करीब जाके गुलदान उठाया और इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर देखा। फिर इसने फर्श को भी गौर से देखा और मुबश्शिर से मुखातिब हुई। मुबश्शिर, तुमको क्या हो गया है? गुलदान भी नहीं टूटा और मैं भी बेड से नहीं उठी। क्या ये सब तुमने नींद में तो नहीं देखा? रूबी ने इसकी तरफ देखा। मैं नींद में नहीं था, मैंने तो खुद देखा था कि गुलदान टूटा हुआ जमीन पर पड़ा है। मुझे इसके गिरने की आवाज़ भी आई थी और तुम बेड पर भी नहीं थी। मैंने खुद इस गुलदान को किरचियाँ बखेरते हुए देखा था। मुबश्शिर ने अपनी बात पर जोर दिया। अगर मैं बेड पर नहीं थी और लाउंज में थी या फिर किचन में गई थी तो जब मैं वापस बेडरूम में जा रही थी तो यहीं से मुझे गुजर कर जाना था ना। तुम मुझे यहाँ दिखाई देते तो मैं तुमसे पूछती कि अगर मैं तुमको वापस कमरे में जाती हुई दिखाई देती तो तुम मुझे उसी वक्त रोक सकते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं तो बेडरूम में थी और गहरी नींद सो रही थी। गुलदान भी अपनी जगह पर मौजूद है। मुबश्शिर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उलझन में पड़ गया था। वो मुस्तरबाना अंदाज में बार बार अपने बालों में उंगलियां फेर कर सर खुजाने लग जाता। रूबी उसकी तरफ बगौर देख रही थी। जब मुबश्शिर कुछ भी ना बोला तो रूबी ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना मुबश्शिर? रूबी, इस घर में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? इस घर में हमारे साथ कोई ऐसी मखलूक भी रह रही है जो हमें दिखाई नहीं देती। मुबश्शिर ने अपना वहम जाहिर किया। तुम्हारा मतलब है कि जिन, भूत, आसिफ? रूबी ने हैरानी का इजहार किया। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। क्या तुम ऐसी मखलूक पर यकीन करते हो? रूबी ने पूछा। देखो, इस बात से इनकार नहीं है कि जिन भूत का वजूद है, मुबश्शिर बोला। मानती हूँ कि इनका वजूद है, लेकिन जब मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद अकेली घर में होती हूँ तो मुझे तो वो मखलूक दिखाई नहीं देती। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है? मुझे कोई डर और खौफ महसूस नहीं होता। मैं तो पुरसुकून घर का काम करती हूँ, टीवी देखती हूँ, खाना बनाती हूँ और बेखौफ होकर दोपहर को सो भी जाती हूँ, रूबी ने कहा। रूबी की बात सुनकर मुबश्शिर सोचने लगा, लेकिन जो कुछ हुआ है वो मैंने देखा है। मुझे लगता है कि काम की ज्यादती की वजह से तुम बहुत थक जाते हो
और बहुत ज़्यादा गहरी नींद में ये सब देखकर हकीकत समझने लगते हो। चलो मान लिया ये सब मैंने नींद में देखा था, पर मेरे मोबाइल फ़ोन पर जो तुम्हारे फ़ोन से कॉल आई थी, वो तो दिन के उजाले में और जागते हुए अटेंड की थी मैंने। मुबश्शिर तेज़ी से बोला। उसके लहजे में अजीब-सा इज़्तिराब था और चेहरे पर भी बेचैनी नुमायाँ थी। और ये भी हकीकत अपनी जगह है कि मेरे मोबाइल फ़ोन से इस वक्त कॉल नहीं हुई थी और मैं घर में बिल्कुल ठीक मौजूद थी, रूबी ने कहा। मुबश्शिर ने तवील सांस खारिज की और झुंझलाकर बोला, फिर तो मेरी बात सच साबित होती है ना कि इस घर में आसेब है। एक तो तुम किसी भी बात को अपने ऊपर तारी कर लेते हो। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कॉल कैसे आई थी इसका हल भी निकल आएगा। रूबी ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, कोई भी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं उलझन का शिकार हो जाता हूँ, मुबश्शिर ने परेशानी के आलम में कहा। तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ तो बता चुके हो, बार बार ये बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। रूबी ने मुबश्शिर को एक तरफ बिठाया और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम पानी पियो और बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। ये सोचो कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल है कि कुछ भी नहीं हुआ। तुम कोशिश तो करो और इत्मीनान से सो जाओ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। अरे तुम लेटो तो नींद आ ही जाएगी, रूबी ने हौसला दिया। तो मुबश्शिर ने 2 घूंट पानी पीकर गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया, जबकि मुबश्शिर के दिमाग में वो सब वाक़यात बड़ी तेज़ी से घूम रहे थे और वो मुसलसल सोच रहा था कि जो कुछ हुआ उसने खुद देखा था और जो कुछ इसके बरक्स दिखाई दिया वो इस हकीकत को भी नहीं झुठला सकता था। अभी उसे लेटे 5 मिनट ही हुए होंगे कि रात की इस खामोशी में एक धमाका हुआ जैसे गुब्बारा फट गया हो। मुबश्शिर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके पास रूबी बैठी उसका सर दबा रही थी। वो भी चौंक गई और मतोहिश निगाहों से मुबश्शिर की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? ये धमाके की आवाज़ कैसी है? धमाके की आवाज़ कहाँ आई है? रूबी ने एक बार फिर इसकी तरफ हैरत से देखा। क्या तुमने नहीं सुनी? अभी तो आवाज़ आई है जैसे कोई चीज़ फट गई हो, बाहर कोई है। मुबश्शिर के चेहरे पर खौफ के साए और भी गहरे हो गए। इसकी बात सुनकर रूबी का चेहरा भी तसब्बुब में मुब्तला हो गया। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, रूबी ने सरगोशी की, लेकिन इसकी निगाहें कमरे के दरवाजे पर मरकूज थीं और वो भी मुबश्शिर के साथ लगकर बैठ गई। बाहर कोई है, मुबश्शिर की आवाज़ में खौफ मुतरश्शिर था। मैं देखती हूँ, रूबी ने हिम्मत की। मत जाओ, बैठी रहो। मुबश्शिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ ऐसे देखता रहा जैसे इसकी दानिश में अभी दरवाज़ा खुलेगा और यकदम कोई अंदर आ जाएगा। वो रूबी कभी मुबश्शिर की तरफ और कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी। फितरी बात थी कि रूबी पर भी खौफ गालिब हो रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दीवार पर लगे क्लॉक की घूमती हुई सुई की आवाज़ अजीब सी लग रही थी और मुबश्शिर की सांसें मुंतशिर थीं। कुछ वक्त और गुजरा तो रूबी ने कहा, मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुबश्शिर भी कहकर उसके साथ ही बेड से नीचे उतरा और दोनों दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। औरत होने के बावजूद रूबी उससे आगे थी और हिम्मत से काम ले रही थी। मुबश्शिर बचपन से ही कुछ डरपोक और कम हिम्मत था। शादी से पहले भी वो अगर अकेला कमरे में सोया होता था तो अचानक रात के किसी पहर आंख खुल जाने के बाद डर सा जाता था और इसे ऐसा महसूस होने लगता था जैसे इसके आसपास कोई चल फिर रहा है। वो खौफजदा होकर गर्मियों में भी चादर लपेट लेता था। जब कंपनी ने उसे इस शहर में बुलाकर रहने के लिए कमरा दिया था तो इस कमरे में अकेले रात गुजारना उसके लिए सुहाने रूह हो जाता था। रूबी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और इसे आहिस्ता से खोल दिया। बाहर निकलते ही उसने लाउंज की लाइट रोशन कर दी। अंधेरा खत्म होते ही सब कुछ इनके सामने था। वहां कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने सारा घर देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं था और न ही कोई ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी वजह से धमाका पैदा हुआ था। कोई भी नहीं है। अच्छी तरह देखने के बाद रूबी का खौफ मासूम हो गया था। इसके बावजूद मुबश्शिर के चेहरे से खौफ दूर नहीं हुआ था। वो अभी भी मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देख रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे इसके पीछे कोई खड़ा है। अब तसल्ली हो गई, रूबी ने कहा। इस धमाके की आवाज़ मैंने खुद सुनी थी। इस धमाके की आवाज़ भी तुम्ही को सुनाई दी है। यकीन करो, मुझे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुबश्शिर ने हिरासा लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं हो रहा। तुम शदीद वहम में मुब्तला हो और खामखा खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। रूबी ने उसका हाथ दबाया। तुम इसे वहम कहती हो? मुबश्शिर ने उलझी हुई नजरों से देखा।
میرا خیال ہے کہ تم کل آفس سے چھٹی کر لو اور ہم کسی ماہر نفسیات کے پاس چلتے ہیں۔ مجھے کسی ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں کچھ ہے اور ان کا ٹارگٹ میں ہوں۔ مبشر نے کہہ کر دائیں بائیں دیکھا۔ روبی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دے۔ اس نے موضوع بدلا۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، تم چائے پیو گے؟ اس وقت اور چائے؟ مبشر نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ چائے پینے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، تم بیڈ روم میں چلو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مبشر نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، تم چائے رہنے دو، میرے ساتھ بیڈ روم میں چلو۔ روبی اس کے ساتھ بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ مبشر اکیلا بیڈ روم میں نہیں جائے گا۔ باقی کی رات روبی نے غنودگی میں اور مبشر نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ جیسے ہی دن کا اجالا پھیلنے لگا، مبشر کو گہری نیند نے گھیر لیا اور وہ ہر خوف سے آزاد ہو کر سو گیا۔ مبشر کی آنکھ کھلی تو دن کے 9 بج چکے تھے۔ پہلے تو مبشر اطمینان سے لیٹا رہا، پھر یکدم اسے ایک جھٹکا سا لگا اور اچانک آفس کا خیال آیا تو اس نے فوراً اٹھ کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ مجھے روبی نے جگایا ہی نہیں، 9 بجے تو مجھے آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ سرعت سے اٹھا اور ابھی باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ روبی خوشگوار انداز میں اندر آئی اور بولی، میں نے آپ کے آفس میں آپ کے کولیگ کامران بھائی کو فون کر دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ وہ لیٹ آئیں گے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مبشر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ رات بھر نیند نہیں آئی اور جب نیند آئی تو اتنی گہری کہ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تمہیں اچھی اور گہری نیند کی ضرورت ہے، روبی مسکرائی۔ تم ڈاکٹر مت بنو اور جلدی سے ناشتہ تیار کرو، مجھے جلدی آفس کے لیے نکلنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ تم کامران کو فون کرنے کی بجائے مجھے وقت پر جگا دیتی۔ مبشر کو ایک بار پھر آفس کا کام یاد آیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہتر یہی لگا تھا کہ تم سوئے رہو تاکہ تمہیں اچھی نیند مل سکے، اس لیے میں نے تم کو جگایا نہیں تھا، روبی نے کہا۔ لیکن اب میں اٹھ چکا ہوں اور دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، تم جلدی سے ناشتہ تیار کرو، مبشر کہہ کر الماری کی طرف بڑھا اور روبی مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ مبشر جلدی سے تیار ہو کر آ گیا تھا اور روبی اس کے ساتھ کھانے پکانے کی باتیں کرتی رہی تھی۔ اسے آج مارکیٹ جا کر کیا خریدنا ہے اس بارے میں بھی بتاتی رہی۔ روبی کی کوشش تھی کہ رات رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ نہ ہو، ورنہ مبشر پھر پریشان ہو جائے گا، اور وہ اپنی کوشش میں بظاہر کامیاب ہی رہی تھی۔ آفس جانے کی جلدی نے اس موضوع پر بات کرنے کا مبشر کو موقع ہی نہیں دیا، اور ورنہ مبشر اندر سے پریشان تھا اور اس کی سوچوں کا محور رات رونما ہونے والا واقعہ ہی تھا جو اس نے روبی پر عیاں نہیں ہونے دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر مبشر آفس کے لیے نکل گیا۔ کامران نے باس کو بتا دیا تھا کہ مبشر کچھ دیر سے آئے گا۔ جب مبشر آفس پہنچا تو اس کا باس کسی کام سے جا چکا تھا۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو کہ لیٹ ہو گئے؟ کامران کی آنکھوں میں شرارت تھی اور مسکراہٹ میں شوخی۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی تمہاری بھابھی نے فون کر دیا، دراصل میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، مبشر نے بتایا۔ مبشر کے دماغ میں رات ہونے والے واقعات گردش کرنے لگے۔ اس نے پوچھا، ایک بات بتاؤ، جس گھر میں میں رہتا ہوں، مجھ سے پہلے جو اس گھر میں رہتے تھے انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ مبشر کی بات سن کر کامران اس کا چہرہ تکنے لگا۔ دراصل مبشر اپنی بات کو ٹھیک طریقے سے کہہ نہیں پایا تھا۔ اس نے کہا کہ تم جن، بھوت اور آصف پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ میں تمہاری ہر بات پر یقین کرتا ہوں، کامران کہہ کر زور سے ہنسا، اور اتنی تیز آواز میں ہنسا کہ ارد گرد کام کرتا ہوا عملہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ کیا سنجیدہ ہو؟ یہ کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں آصف ہے، مبشر نے بتایا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس گھر میں آصف ہے؟ کامران بھی اس کی بات سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ مبشر نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ کامران غور سے سنتا رہا۔ جب مبشر چپ ہوا تو کامران نے کہا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہی پیش آیا ہے یا بھابھی کو کچھ محسوس ہوا ہے؟ اور اگر کچھ محسوس نہیں ہوتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر آصف ہے تو وہ صرف تم کو تنگ کر رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مبشر بولا۔ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ ہیں جو آصف جن بھوت قابو کر لیتے ہیں، کہو تو ان سے بات کروں؟ کامران نے سوالیہ نگاہوں سے مبشر کی طرف دیکھا۔ دراصل بچپن سے ہی خوف میرے اندر رہا ہے، مجھے تنہائی میں ہمیشہ ڈر محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا تھا، بلکہ اب بھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ مبشر بے چینی سے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا، تم پر بچپن سے ہی آصف کا اثر ہے، کامران نے جلدی سے کہا۔ تو اس کی بات سن کر مبشر کچھ اور بھی پریشان ہو گیا۔ جو علامتیں تم بتا رہے ہو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہیں
कि तुम बचपन से ही आसिफ के ज़ेरे साया हो और अब वो सिर्फ तुमको ही तंग कर रहा है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुबशिर ने पूछा। तुम फौरन हमारे खानदानी बावर्ची से मिलो, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कामरान ने बिला तामुल जवाब दिया। कब मिलूं उनसे? अभी छुट्टी के बाद चलते हैं, कामरान ने कहा। तो मुबशिर सोच में पड़ गया। वो रूबी के मशवरे के बगैर कदम नहीं उठाना चाहता था। चुनाचे वो बोला, मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूंगा, फिर उनके पास जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, कामरान ने कंधे उचका दिए। रात को खाना खाते हुए जब मुबशिर ने कामरान के बताए हुए बाबाजी के पास जाने का बताया, तो रूबी ने गौर से मुबशिर की तरफ देखा और फिर बोली, मुबशिर, तुम पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हो? आजकल के ये बाबे कैसा ढोंग रचाकर सादा लोगों से पैसा बटोर रहे हैं, तुम अच्छी तरह तो जानते हो। वो इनके खानदानी बाबाजी हैं। क्या खानदानी बाबे ढोंगी नहीं हो सकते? वैसे तुम्हारा दिल मानता है तो तुम चले जाओ। रूबी ने जैसे बात खत्म करने की कोशिश की। मैं तुमसे मशवरा कर रहा था कि हमें जाना चाहिए या नहीं। तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाते। मुबशिर ने रूबी का मूड देखा तो जल्दी से कहा, इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आज भी सारा दिन अकेली रही हूँ। मुझे तो किसी तरह का कोई खौफ महसूस नहीं होता। मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जो गैर मामूली है। मेरा मशवरा है कि हम किसी अच्छे से माहिर नफ्सियात के पास जाएं। रूबी ने अपना फैसला सुनाया। अगर तुम ये चाहती हो तो हम किसी माहिर नफ्सियात के पास ही चले जाते हैं। एक लम्हे में मुबशिर ने रूबी की बात से इत्तेफाक कर लिया। खाना खत्म करने के बाद रूबी अपने कमरे में गई और गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाते हुए बोली, चलो ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हारा जहन फ्रेश हो जाएगा। मुबशिर पहले ही घर में घुटन सी महसूस कर रहा था। जब रूबी बेडरूम में गई तो अपने इर्द गिर्द ऐसे निगाहें घुमा रहा था जैसे इसके आसपास कोई चीज हो। जो ही रूबी कमरे से बाहर निकली थी तो मुबशिर एकदम ऐसे हो गया जैसे वो जिस जगह बैठा है वहां वो बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो, मुबशिर उठ खड़ा हुआ। गाड़ी के पास पहुंचकर रूबी ने कार की चाबी मुबशिर की तरफ बढ़ा दी। मुबशिर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। इसके शऊर में खौफ बस चुका था और वो अंदर से कमजोर हो चुका था, लेकिन वो रूबी के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल तवाना और बेखौफ है। कहाँ जाना है? ड्राइविंग सीट संभालकर मुबशिर ने पूछा। रूबी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोली, पहले हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, इसके बाद किसी भी सड़क पर दूर तक चलेंगे और वापस आ जाएंगे। मुबशिर ने कार आगे बढ़ा दी। रूबी ने इससे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इस दौरान वो जगह आ गई जहाँ से वो आइसक्रीम खाते थे। दोनों ने अपनी पसंद पसंद की आइसक्रीम मंगवाई और कार में बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। रूबी ने खाने के दौरान भी कोई ना कोई मौजू छेड़े ही रखा। आइसक्रीम खाने के बाद रूबी के कहने पर मुबशिर ने कार का रुख सफारी पार्क की तरफ मोड़ लिया। सफारी पार्क शहर से कुछ दूर था और अभी वो ज़ेरे तामीर था। इसके बावजूद लोग इसी तरफ इसे देखने के लिए निकल जाते थे। इनकी कार भी इसी जानिब दौड़ने लगी। काश के बारिश हो जाए, अचानक रूबी ने ख्वाहिश का इजहार किया। अगर इस तरह ख्वाहिश करने से सारे काम होने लगे तो फिर किसी की ख्वाहिश दिल में ना रहे। रूबी के चेहरे पर मतानत आ गई। वाकई तुम ठीक कह रहे हो, जो ख्वाहिश दिल में रह जाती है फिर इसे पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तुम्हारी कोई ख्वाहिश दिल में है जो पूरी नहीं हुई? मुबशिर ने पूछा। रूबी ने मुबशिर की तरफ देखा और कहा, एक ख्वाहिश है। वो कौन सी? कार ड्राइव करते हुए मुबशिर ने संजीदगी से पूछा। इस वक्त वो सफारी पार्क की सड़क पर जा रहे थे। इस सड़क के दाएं बाएं दरख्त इस्तादा थे और सड़क पर दूर तक अंधेरे का राज था। कार की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। मुबशिर, एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, रूबी ने ख्वाहिश जाहिर की। तुम्हारी तरफ देखूंगा तो कार कैसे चलाऊंगा? उसने कहा। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है और ये सड़क भी तो बिल्कुल वीरान है। मैं जो कहना चाहती हूँ तुम्हारी तरफ देख के कहना चाहती हूँ। मुबशिर ने मुस्कुराकर रूबी की तरफ देखा। इतने में ही ठीक इसी वक्त एक धमाका सा हो गया। मुबशिर और रूबी ने एक साथ घबराकर सामने की तरफ देखा और इस दौरान गैर इरादी तौर पर मुबशिर के पैर का दबाव ब्रेक पर बढ़ गया था क्योंकि कोई चीज इनकी कार से टकराई थी। कार सड़क पर तिरछी खड़ी हो गई थी। दूर तक कोई भी नहीं था। दोनों मुतहिश निगाहों से सामने देख रहे थे और ये अंदाजा करने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी कार से क्या चीज टकराई है। सामने तो कुछ भी नहीं है। रूबी की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मुबशिर के चेहरे पर खौफ कुछ ज्यादा था। उसने दूर तक अपनी कार की रोशन हेडलाइट्स में देखा और फिर दाएं बाएं गर्दन घुमाई।
इनके आसपास कुछ भी नहीं था। शायद कोई जानवर था जो हमारी कार से टकराया है। मुबश्शिर की घबराई हुई आवाज़ बुलंद हुई। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसी असना में रूबी ने गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा और उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? मुबश्शिर ने जल्दी से खौफजदा होकर पूछा। पीछे देखो, वो सड़क पर। रूबी की सांस फूल चुकी थी। मुबश्शिर ने जल्दी से अकब की तरफ गर्दन घुमाई तो इसके दिल की धड़कन मुंतशिर हो गई। आंखें खौफ से फैल गईं और सांस की बेतरतीबी दो चंद हो गई। इनकी कार से कुछ फासले पर सड़क पर औंधे मुंह कोई आदमी पड़ा था। यकीनन वही इनकी कार से टकराया था। ये तो कोई आदमी है। मुबश्शिर से बोलना मुश्किल हो रहा था। यही हमारी कार से टकराया होगा। तुम देखो कि ये जिंदा है, रूबी ने घबराई हुई आवाज में कहा। बाहर निकलकर देखने की बात सुनकर मुबश्शिर की सांस और भी तेज हो गई और दिल की धड़कन ऐसी हो गई जैसे अभी इसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। मैं देखूं? मुबश्शिर घबराया। हाँ, एक नजर देखो तो सही कि वो जिंदा है कि मर गया है। बल्कि हम दोनों देखते हैं, रूबी ने कहकर कार का दरवाजा खोला और कदम बाहर रखा। मुबश्शिर कार से निकलकर इस शख्स तक जाने के लिए तजब्जुब का शिकार था, लेकिन जब रूबी कार से बाहर निकल गई तो इसे भी मजबूरन कार से बाहर निकलना पड़ा। वीरान सड़क पर इस वक्त वो दोनों खड़े थे। वो शख्स अभी तक इसी तरह साकित पड़ा था और मुबश्शिर का खौफ और डर से बुरा हाल हो रहा था। उसकी जान हलक में आ गई थी और उसके लिए एक एक कदम उठाना दूभर हो रहा था। रूबी सड़क पर पड़े शख्स की तरफ बढ़ी। उसके पीछे मुबश्शिर भी चल रहा था। रूबी इस शख्स के पास पहुंच गई। मुबश्शिर ने तेज तेज कदम उठाए और उसके पास पहुंच गया। रूबी हिचकिचाते हुए झुकी और इस शख्स को जैकेट से पकड़कर सीधा किया तो वो तकरीबन मुबश्शिर का हम उम्र था और खूबसूरत नौजवान था। उसके सर से खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे का दाएं जानिब का हिस्सा खून आलूद हो गया था। रूबी ने अपना हाथ उसकी नाक के पास ले जाकर उसकी सांस चेक की और बोली, मेरा ख्याल है कि ये मर चुका है। ये सुनकर मुबश्शिर के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने दाएं बाएं देखा और फौरन रूबी का हाथ पकड़कर उसे तकरीबन खींचता हुआ कार की जानिब बढ़ा और बोला, जल्दी कार में बैठो। क्या हम भाग रहे हैं? इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, जल्दी बैठो। मुबश्शिर ने ड्राइविंग सीट संभाली। रूबी भी इसके बराबर में बैठ गई। हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्या हम इसकी मदद नहीं कर सकते? इससे पहले कि कोई हमें देखे, हमें यहाँ से निकलना है। मुबश्शिर ने तेजी से कार घुमाई और इस नौजवान को सड़क पर पड़ा छोड़कर वहां से निकल गया। मुबश्शिर की कार की रफ्तार गैर मामूली थी और उसके हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन बदस्तूर मुंतशिर थी और रूबी को खौफ था कि इस हालत में मुबश्शिर कहीं कार पर गिरफ्त न खो दे और कार बेकाबू होकर किसी हादसे का शिकार हो जाए। मुबश्शिर कार को बर्क रफ्तारी से भगाता हुआ अपने घर तक ले आया। कार खड़ी करने के बाद वो दोनों बाहर निकले। मुबश्शिर ने गेट को मुकम्मल कर दिया। मुबश्शिर ने कार का अच्छी तरह से जायजा लिया और कपड़ा लेकर कार की जिस जगह से वो टकराया था वहां से उसने रगड़ रगड़ कर साफ किया और अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद घर के अंदर चला गया। मुबश्शिर ने मुंह हाथ धोकर आईने में अपना जायजा लिया और चेहरे को मुसलसल देखने लगा। वो मंजर इसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अचानक जाने किस तरफ से निकलकर वो शख्स इसकी कार से टकरा गया था, इसे पता भी नहीं चला था। और अब पता नहीं वो जिंदा था कि मर गया। अगर वो मर गया तो, ये सोचकर ही उसके जिस्म में सनसनी तोड़ गई। वो बाथरूम से बाहर आया ही था कि वो सामने खड़ी रूबी को देखकर डर गया। क्या हुआ? तुम्हें देखकर डर गया था, मुबश्शिर ने कहा। जो हुआ इसे जहन से निकाल कर बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, रूबी ने उसके करीब आकर तसल्ली दी। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिलो दिमाग पर इस शख्स का खून आलूद चेहरा छाया हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मुबश्शिर की आवाज़ में घबराहट थी और सांस भी फूल रही थी। क्या हो जाएगा? रूबी ने पूछा। मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। वो मेरी कार से टकरा गया है, मुबश्शिर ने खौफजदा अंदाज में कहा। हमें वहाँ किसी ने देखा? रूबी बोली। हो सकता है कि ये हमारा ख्याल हो कि हमें कोई देख रहा हो। फिर मुबश्शिर ने मुतहिश निगाहों से रूबी की तरफ देखा। तुम बहुत वहम करते हो, भूल जाओ उसे, रूबी ने जोर दिया। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, तुम मेरे पास बैठ जाओ। मुबश्शिर ने फौरन रूबी का हाथ पकड़ लिया। मुबश्शिर, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह डरते हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं जल्दी में डर जाता हूँ। खौफ मेरे अंदर है जिससे मैं आज तक छुटकारा नहीं पा सका, मुबश्शिर ने कहा।
मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने अंदर से खौफ निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। रूबी ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई, जबकि मुबश्शिर बेड पर ऐसे बराजमान था जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वो बार बार दाएं बाएं देख रहा था। 10 मिनट के बाद रूबी दूध का गिलास लेकर आ गई। मुबश्शिर मुबश्शिर ने चंद घूंट लेकर गिलास एक तरफ रख दिया। रूबी, अगर वो शख्स मर गया तो मैं उसका कातिल हुआ ना? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो जिंदा भी तो हो सकता है, रूबी ने कहा। तुमने कहा था कि वो मर चुका है। वो मेरा ख्याल था। मुझसे गलती हो गई, उसने तासुब से कहा। क्या गलती हो गई? हमें चाहिए था कि हम उसे उठाकर अस्पताल ले जाते। मुबश्शिर ने अपनी बात की वजाहत की। फिर तो शायद हम बिल्कुल ही फंस जाते। वहाँ हमें बताना पड़ता कि ये शख्स हमारी कार से टकरा गया था। अगर वो अस्पताल में हमारी मौजूदगी में मर जाता तो सोचो फिर क्या होता। रूबी ने धीमे लहजे में बात करते हुए उसका जायजा लिया। हम ये भी तो कह सकते थे कि हम जा रहे थे, इसे कोई टक्कर मारकर चला गया और हम इंसानी हमदर्दी के तहत इसे उठाकर ले आए हैं। तब भी पुलिस हमसे इतने सवाल करती कि हम उलझ जाते और फंस जाते, रूबी बोली। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ है। तुम इत्मीनान से सो जाओ, इन बातों को अपने जहन से निकाल दो। इसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने है, इसका चेहरा शायद मैं कभी ना भूल सकूं। मुबश्शिर की खौफ आंखों से जाहिर हो रहा था। उसके हाथ लरस रहे थे और दिल की धड़कन भी गैर मामूली थी। अब तुम इतना मत सोचो और सोने की कोशिश करो। रूबी ने उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन हो गया। मुबश्शिर कंबल लेकर लेट गया। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और घबराहट भी कम न हो रही थी। वो कंबल में किसी बच्चे की तरह दुबक कर लेटा हुआ था। मुबश्शिर का खौफ दो चंद होता जा रहा था और दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। वो करवटें बदलना चाहता था, लेकिन साकित एक ही रुख पर लेटा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा किसी ने आहिस्ता से खोला है। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। मुबश्शिर का रुख दरवाजे की दूसरी जानिब था और उसने खुद देखा था कि रूबी ने दरवाजे के हैंडल को मुकफ्फल किया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मुबश्शिर की आंखें और भी खुल गईं और कान उस जानिब मुतवज्जा हो गए। फिर यकदम मुबश्शिर का दिल जोर से धड़का, क्योंकि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ भी उसने बाजी सुनी थी। अपने मुंतशिर दिल की धड़कन के दरमियान वो कुछ और सुनने की हर मुमकिन सही करता रहा। फिर जैसे इसकी जान निकल गई हो, किसी ने इसके पैर पर हाथ रखा था और हल्के से हिलाया था। मुबश्शिर ने वो सब बहुत ही वाज़े तौर पर महसूस किया था, लेकिन वो इसी तरह साकित लेटा रहा था। कुछ देर के बाद फिर इसके पैर पर हाथ रखा गया और उसके पैर को हिलाया गया। मुबश्शिर ने यकदम देखने का फैसला किया कि इसके पैरों की जानिब कौन खड़ा है। दूसरे ही लम्हे मुबश्शिर ने एक झटके से अपना रुख सीधा किया और उठते हुए अपने पैरों की जानिब देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने वही नौजवान खड़ा था जो उसकी कार से टकराया था। उसका चेहरा एक तरफ से खून आलूद था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसने उसे तब देखा था जब रूबी ने उसका चेहरा सीधा किया था। जिस तरह से मुबश्शिर के हलक से चीख निकली थी, इससे इसके साथ एक ही बेड पर लेटी हुई रूबी को फौरन जागकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए था, लेकिन रूबी दूसरी तरफ करवट लिए लेटी रही। मुबश्शिर की हालत गैर हो गई। वो मुसलसल अपने सामने खड़े इस नौजवान को देखे जा रहा था। तुमने मुझे मार दिया, उसकी आवाज़ में खुमार और अजीब सा खौफ था। तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मुबश्शिर के हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। उसके हाथ में पिस्तौल था। वो खुदराहट आमेज़ आवाज़ में बोला तो मुबश्शिर की जैसे जान ही निकल गई थी। उसका दिल और सांस की रफ्तार इतनी थी कि उसकी आंखें बंद होने लगी और फिर एकदम से वो एक तरफ गिर गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मुबश्शिर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और सामने देखने लगा। इसकी आंखों के सामने पंखा लटक रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर खोली। वो अब ये जान सकता था कि वो पंखा छत पर लटक रहा था। वो बेड पर सीधा लेटा हुआ था। सामने नजर डाली तो कमरे का इकलौता दरवाजा दिखाई दिया जो बंद था। मुबश्शिर का दिमाग शायद सोचने समझने से आरी हो गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर यकदम उसने अपनी आंखें खोल दी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो खून आलूद नौजवान उसे कह रहा था कि वो इसे भी मार देगा। कहीं कहीं उसने उसे भी तो नहीं मार दिया। इस सोच ने
मुबश्शिर के जिस्म में जैसे बिजली भरती हो। वो एक झटके से उठा था कि दरवाज़ा खुला और रूबी नमूदार हुई। उसके हाथ में एक छोटा शापर था जिसमें कुछ दवाएं नजर आ रही थीं। उसने अंदर आते ही मुबश्शिर को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम होश में आ गए? मैं बेहोश था क्या? हाँ। रूबी ने वो शापर एक तरफ रखा और मुबश्शिर को कंधों से पकड़कर लिटाना चाहा। मैं कहाँ हूँ? हम अस्पताल में हैं। क्यों? क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे। मैं कैसे बेहोश हो गया था? पता नहीं, अचानक तुम मेरे ऊपर गिरे थे और मैंने उठकर तुम्हें हिलाया तो तुम होश में नहीं आ रहे थे। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई और तुम्हें अस्पताल ले आई, रूबी ने बताया। अचानक फिर से मुबश्शिर को याद आया कि कमरे में वो खून आलूद चेहरे वाला नौजवान आया था। इसे देखकर वो इतना खौफजदा हो गया था कि शायद वो बेहोश हो गया था। डॉक्टर क्या कहते हैं? मुबश्शिर ने पूछा। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जहनी दबाव की वजह से तुम बेहोश हुए हो, रूबी ने बताया। शायद ऑफिस में काम ज़्यादा है। मैंने उनको असल बात नहीं बताई कि तुम किस बात से खौफजदा हो और क्यों बेहोश पड़े हुए थे। तुम जानती हो कि रात क्या हुआ था? मुबश्शिर ने कहा तो रूबी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई और सवालिया निगाहों से उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज कर दी। वो नौजवान जो हमारी कार के साथ टकराया था वो हमारे बेडरूम में आया था। मुबश्शिर की बात सुनकर रूबी की आंखें फैल गईं। उसने गौर से मुबश्शिर की तरफ देखा। साफ जाहिर था कि रूबी को मुबश्शिर की इस बात में सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। वो फिर बोला, वो बिल्कुल इसी तरह था, जख्मी हालत में। उसका चेहरा खून आलूद था और उसने कहा कि वो मुझे भी मार देगा। इसे देखकर मेरी चीख निकल गई थी। फिर मुझे चीख सुनाई क्यों नहीं दी थी? रूबी ने पूछा। मुबश्शिर इसका सवाल सुनकर खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। मेरी चीख बुलंद थी और इस वक्त बिल्कुल खामोशी थी। तुमको तो फौरन जाग जाना चाहिए था, मुबश्शिर ने खफगी के अंदाज में कहा। मैं इसलिए नहीं जागी कि जो कुछ भी हुआ था वो ख्वाब में हुआ था, रूबी ने मतानत से कहा। नहीं, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। मैं इस वक्त जाग रहा था। मैंने खुद देखा था कि वो मेरे सामने खड़ा था, खून आलूद। मुबश्शिर ने अपनी बात पर जोर दिया। इसे रूबी की बात अच्छी नहीं लगी थी। बाज दफा ख्वाब में नजर आने वाला वाकया हकीकत मालूम होता है। बेहतर है कि तुम आराम करो और सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, रूबी ने इसे मशवरा दिया। रात को हमारे बेडरूम में कोई नहीं था। जब तुम मुझ पर गिरे थे और मेरी आंख खुली थी तो उस वक्त भी कमरे में कोई नहीं था। तुम मेरी बात का यकीन करो कि वो हमारे कमरे में आया था। मैंने इसे खुद देखा था। डॉक्टर का कहना है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो। मैंने तुम्हारे ऑफिस फ़ोन कर दिया है और 3 दिन की छुट्टी ले ली है, रूबी ने कहा। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और नर्स अंदर आ गई। वो मुबश्शिर का ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। शीट पर लिखा और एक इंजेक्शन बाजू में लगाने के बाद वो जाने लगी। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, रूबी ने इसे मुखातिब किया। मुबश्शिर की हालत अब ठीक है? जी बेहतर है। क्या हम अभी अस्पताल में ही रहेंगे? रूबी ने पूछा। इसी वक्त बाहर एक व्हील चेयर रुकी और इस पर बैठे हुए नौजवान को देखकर मुबश्शिर की आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि इस व्हील चेयर पर वही जख्मी नौजवान इस तरह से बैठा था जैसे वो बेहोश हो और उसका सर झुका हुआ था। नर्स ने जवाब दिया, 1 घंटे तक डॉक्टर साहब आएंगे, आप इनसे पूछ लें। नर्स जवाब देकर जैसे ही बाहर जाने लगी, वो व्हील चेयर भी आगे बढ़ गई। रूबी, वो इस व्हील चेयर पर बैठा था। नर्स के जाते ही मुबश्शिर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और तेज लहजे में चिल्लाया, कौन व्हील चेयर पर बैठा था? रूबी ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। वही खून आलूद चेहरे वाला नौजवान जो हमारी कार से टकराया था। अभी नर्स ने दरवाज़ा खोला था तो उसकी व्हील चेयर रुकी थी और अभी आगे गई है, तुम देखो, मुबश्शिर ने जल्दी से कहा। एक बार फिर खौफ ने उसे अपने हिसार में ले लिया। कुछ देर पहले बेहतर नजर आने वाला मुबश्शिर फिर से खौफ में मुब्तला हो गया था। रूबी ने उसी वक्त दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मुबश्शिर बेड पर बैठा लंबी लंबी सांसें लेता रहा। कुछ देर के बाद रूबी वापस आई तो उसने कहा, मैं आगे तक देख आई हूँ, मुझे तो व्हील चेयर पर कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था। तुमको हर जगह वही नजर आ रहा है मुबश्शिर। तुमने इसे अपने आसाब पर इतना सवार कर लिया है कि इसके खौफ और डर में मुब्तला हो गए हो, रूबी बोली। मेरी बात का यकीन करो, वो हमारे बेडरूम में भी आया था और इस वक्त वो व्हील चेयर पर भी बैठा था, बिल्कुल इसी हालत में जिस हालत में हम इसे सड़क पर छोड़ कर आए थे। मुबश्शिर मुस्तरिब था। तुम ये यकीन क्यों नहीं कर लेते कि हम रात ड्राइव पर गए ही नहीं थे? हमारी कार से कोई टकराया नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। ये यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन है, मुबश्शिर कुछ देर के तवक्कुफ के बाद झुंझुलाकर बोला। अपने आप को संभालो मुबश्शिर, तुम एक बहादुर नौजवान हो, बच्चे नहीं हो कि इस तरह डरने लगो।
मुबश्शिर मुस्तरिब अंदाज में दाएं बाएं देखता रहा। उसकी हालत अजीब हो रही थी। वो बोला, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को संभाल सकूं। डॉक्टर साहब आए तो इनसे घर जाने की बात करना। मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। मेरा ख्याल है कि अभी तुम 1-2 दिन अस्पताल में रहो तो बेहतर है। रूबी ने इसकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि मुझे तुम घर ले चलो, मुबश्शिर बोला। बहरहाल देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, रूबी ने कहकर प्यार से मुबश्शिर का हाथ पकड़ लिया और उसके घबराए हुए खौफजदा चेहरे की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मुबश्शिर को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। मुबश्शिर का दिल काँप रहा था और वो खौफ में मुब्तला था, लेकिन उसने डॉक्टर के सामने पूरी कोशिश की थी कि वो नॉर्मल नजर आए और डॉक्टर उसे घर जाने की इजाज़त दे दे। अस्पताल का बिल अदा करने के बाद जब दोनों खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तो मुबश्शिर गैर इरादी तौर पर दाएं बाएं देखते हुए जा रहा था। बिलखुसूस जब इसे कोई व्हील चेयर पर बैठा दिखाई देता तो वो इसे गौर से देखता। वो चलते हुए बार बार अपने अकब में भी देख रहा था। इसके बराबर बराबर में चलती हुई रूबी इसे बार बार टोक रही थी कि वो अपनी तवज्जो एक जगह मरकूज रखे, लेकिन मुबश्शिर उसकी बात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था या फिर वो ऐसा करने में नाकाम हो रहा था। वो गाड़ी तक पहुंचे और रूबी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अभी इसने कार स्टार्ट ही की थी कि अचानक जिस तरफ मुबश्शिर बैठा था इस तरफ एक फकीर आ गया। फकीर ने आते ही दरवाजे के शीशे पर अपना पंजा ऐसे मारा कि मुबश्शिर ने फौरन हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। फकीर ने मैले और पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी बेतरतीब दाढ़ी बढ़ी हुई थी और पीले दांत छांक रहे थे। कुछ दो, बहुत भूख लगी है। मुबश्शिर ने उसकी तरफ मुतहिश निगाहों से देख रहा था। रूबी ने मुबश्शिर की तरफ 50 का नोट बढ़ाकर कहा, ये दे दो इसे। मुबश्शिर ने नोट पकड़कर अपने दरवाजे का शीशा नीचे किया और 50 का नोट उसे देने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, फकीर ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। मुबश्शिर खौफ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फकीर जल्दी से बोला, वो तुम्हारे पीछे है। फकीर कहकर जल्दी से एक तरफ चला गया। मुबश्शिर ने सूरज से शीशा ऊपर चढ़ाया। रूबी भी उसी की तरफ देख रही थी। मुबश्शिर की हालत फिर खराब हो गई। खौफ ने एक बार फिर उसके पूरे जिस्म में सनसनी फैला दी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सुना तुमने? फकीर क्या कहकर गया है? बकवास करके गया है। तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है। ऐसे फकीर ढोंग करते हैं ताकि दूसरे के दिल में वहम डाल सकें और वो इसके पीछे आकर पूछें कि इसकी बात का क्या मतलब था, और ड्रामेबाज फकीर बताने के चक्कर में मजीद पैसे बटोर सकें। इसे कैसे पता चला कि कोई मेरे पीछे है? मुबश्शिर ने इस बात को पकड़ लिया था। ये लोग हवा में तीर छोड़ने के माहिर होते हैं, रूबी बोली। वो ठीक कह रहा है, मेरे पीछे कोई है, कोई ऐसी ताकत जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। हमारी कार से वही ताकत टकराई थी। हमने इसे खून आलूद देखा और वहां से भाग आए। अगर कोई इंसान वो होता तो हमारे बेडरूम में इस हालत में ना आता। मुझे अस्पताल में व्हील चेयर पर बैठा दिखाई न देता। कोई है मेरे पीछे। मुबश्शिर खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई जा रहा था। कोई भी नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, रूबी ने कहकर कार आगे बढ़ा दी। रूबी, तुम इन बातों को मानती नहीं हो? मुबश्शिर को गुस्सा आ गया और वो तेज लहजे में बोला। रूबी ने इसका बदला हुआ लहजा देखा तो फौरन अपनी तवज्जो इससे हटाकर सामने मरकूज कर दी। मुबश्शिर इसी अंदाज में फिर बोला, जब वो ताकत मुझे खत्म कर देगी ना तो तुमको यकीन आ जाएगा। तो तुम अब क्या चाहते हो? मैं इस अजियत से निजात चाहता हूँ। मेरा सुकून खत्म हो गया है। हर वक्त मेरा दिल धड़कता रहता है और खौफ बेहाल रखता है। और मुबश्शिर का लहजा तेज हो गया था। उकताहट, उलझन और गुस्सा बढ़ रहा था। तुम कहते हो कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। ठीक है, अब मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। बताओ मुझे क्या करना है? रूबी को भी उसकी बातों से उकताहट सी होने लगी थी। मुझे किसी के पास ले जाओ जो मेरा इलाज कर सके। मुबश्शिर ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं है। तुम मुझे बता दो, मैं गाड़ी उस तरफ ले जाती हूँ। मुबश्शिर सोचने लगा और फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन तलाश करने के लिए अपनी जेबों पर हाथ मारा। मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है? वो मैं घर ही छोड़ आई थी। मुझे कामरान को कॉल करनी थी। मेरा मोबाइल फ़ोन ले लो। मुझे उसका नंबर ज़बानी याद नहीं है। तो फिर घर चलते हैं। इत्मीनान से कामरान भाई को कॉल करना और जहाँ कहोगे मैं ले चलूँगी, रूबी कहकर खामोशी से कार चलाने लगी। 5 मिनट की खामोशी के बाद मुबश्शिर ने रूबी की तरफ प्यार भरी निगाह से देखते हुए कहा, रूबी, तुमको मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? मेरा लहजा बिगड़ गया था। मुझे गुस्सा आ गया था अपनी इस सूरत हाल से। तुमको मेरा एहसास नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इस अजियत में शामिल हूँ। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी तकलीफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा?
रूबी के लहजे में शिकवा था। सॉरी, मैं ज़हनी खौफ का शिकार हो गया हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। ये खौफ मुझे दीमक की तरह चाट रहा है। मेरे दिल में ये वहम पैदा हो गया है कि मुझे कुछ हो जाएगा। वो ज़ख्मी शख्स मुझे ख़त्म कर देगा। मौत हम दोनों को अलग कर देगी। मुबश्शिर ने आखिरी जुमला कहकर कर्ब से रूबी का हाथ पकड़ लिया और रूबी भी उसकी बात सुनकर तड़प उठी। उसने मोहब्बत भरी निगाहों को उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इन बातों से मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगी। रूबी ने ये कहकर कार रोक दी क्योंकि उनका घर आ गया था। मुबश्शिर ने उसका हाथ दबाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। रूबी ने अपने चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट सजाई और बाहर निकलकर पहले गेट खोला और फिर गाड़ी अंदर ले गई। कार से उतरकर उसने गेट बंद कर दिया। दोनों अंदर गए तो रूबी ने कहा कि मैं खाना तैयार कर लूं। तुम चाहो तो टीवी लाउंज में बैठ जाओ, वरना बेहतर है कि बेडरूम में जाकर आराम करो। मुबश्शिर तसब्बुर में सोचने लगा कि वो क्या करे। टीवी देखने को उसका दिल बिल्कुल ही नहीं चाह रहा था। अकेला बेडरूम में जाकर लेटना उसके लिए मुश्किल था। उसकी हालत देखकर रूबी ने कहा, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम कुछ देर आराम करो। मैं बेडरूम में चक्कर लगाती रहूंगी। मैं भी लेटना चाहता हूँ। कोशिश करना कि तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। कोशिश करूंगा। मुबश्शिर ने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। रूबी किचन में चली गई। मुबश्शिर ने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने से पहले अपने अंदर बसेरा किए हुए खौफ को दूर करने की कोशिश की और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही उसने कमरे की लाइट चलाई, उसकी चीख निकल गई क्योंकि सामने कुर्सी पर वही नौजवान पराई जमान था। उसने वही कपड़े पहने हुए थे। चेहरे के एक तरफ खून जम चुका था और शर्ट पर भी खून था। वो अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। मुबश्शिर का जिस्म कांपने लगा। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ घूमा और दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने मुकफ्फल कर दिया था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ जोर आजमाई की, लेकिन दरवाज़ा मुकफ्फल था। उसके अकब से उसी शख्स की आवाज़ आई जो खुमार आलूद और कुछ भारी थी, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। रूबी, रूबी, दरवाज़ा खोलो, मुबश्शिर चिल्लाया। वो फिर बोला, शोर मत करो वरना तुम्हारी ज़बान खींच कर निकाल दूंगा। ये सुनते ही मुबश्शिर ने अपना रुख इस शख्स की तरफ कर लिया। मुबश्शिर दरवाजे के साथ लगा हुआ था और खौफ से उसका जिस्म कांप भी रहा था। पसीना पानी की तरह बह रहा था। इस शख्स ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे इस वीरान सड़क पर छोड़ आए थे। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक पहुंच गया हूँ। अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। रूबी, रूबी, दरवाज़ा खोलो। मुबश्शिर एक बार फिर घूमकर दरवाजे पर जोर आजमाई करते हुए चिल्लाने लगा, तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा रही। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। खुदा के वास्ते तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुबश्शिर की सांस बुरी तरह से फूल चुकी थी। वो शख्स अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मुबश्शिर की तरफ बढ़ने लगा। वो चलते हुए अपनी दाईं टांग को ऐसे खींचकर चल रहा था जैसे वो टांग बेजान हो गई हो। इस शख्स को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मुबश्शिर और भी ज्यादा खौफजदा हो गया। वो दरवाजे पर मुक्के बरसाते हुए चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो रूबी, तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जा रही। चुप हो जाओ और देखो कि मैं अब तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। इंतहाई ज़्यादा खौफ के आलम में दरवाजे पर मुक्के बरसाते हुए मुबश्शिर कह रहा था, लेकिन वो शख्स मुसलसल उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसके करीब आ गया और उसने अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाया। मुबश्शिर के औसान खता हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका जिस्म बेजान होने लगा। जिस कुव्वत से वो दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा था, अब इनमें भी जान नहीं रही थी। और फिर उसका जिस्म दरवाजे के साथ घिसटता हुआ फर्श पर जा लगा और आंखें बंद हो गईं। मुबश्शिर को ऐसे लगा जैसे कोई उसके मुंह पर पानी के छींटे डाल रहा हो। उसने अपने जिस्म को हरकत दी और चेहरा दाएं बाएं किया और फिर कोशिश की कि वो आंखें खोल सके, लेकिन ऐसे लगता था जैसे पलकें इतनी भारी हो गई हों कि इन्हें उठाना मुश्किल हो। फिर भी उसने कोशिश की और आंखें खोल दी। इसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें बंद करके चंद सानिये पुरसुकून रहने की कोशिश की और फिर अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो रूबी इस पर झुकी हुई थी। रूबी के हाथ में पानी का जग था और वो उसके चेहरे पर छींटे मार रही थी। जैसे ही उसने देखा कि मुबश्शिर को होश आ गया है तो उसने सुकून की सांस ली और बोली, शुक्र है तुमको होश आ गया। मुबश्शिर ने दाएं बाएं का जायजा लेना शुरू किया और फिर इसे सब याद आ गया कि उसके साथ हुआ क्या था। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था और वही शख्स इस कमरे में था जो उनकी कार से टकरा गया था। वो इसे मार देना चाहता था। सब याद आते ही मुबश्शिर
जो कि फर्श पर ही लेटा हुआ था, यकदम उठकर बैठ गया। उसने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं ऐसे देखा जैसे वो खून आलू शख्स इस वक्त भी कमरे में मौजूद हो, या फिर मुबशिर ये यकीन कर लेना चाहता हो कि वो जिंदा है। क्या हुआ मुबशिर? रूबी ने परेशानी के आलम में पूछा। वो कहाँ गया? मुबशिर अभी भी मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देख रहा था। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? रूबी ने इस पर हैरत की नजर डाली। वही शख्स जो हमारी कार से टकराया था, वो इसी हालत में इस कमरे में मौजूद था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इसे जख्मी छोड़ा था। वो मुझे मार देना चाहता था। कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। मैं बहुत चिल्लाया, तुम्हारा बार बार नाम लिया था। मैं चीख चीख कर कह रहा था कि दरवाजा खोलो, लेकिन न दरवाजा खुल रहा था और न ही तुम आई थी। मैं किचन में मसरूफ थी और मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आई थी। रूबी की हैरत दो चंद हो गई थी। मैंने तुमको बहुत आवाजें दी थी। मुबशिर ने बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी, और फिर जब मैं तुम्हें देखने के लिए आई तो दरवाजा तो खुला हुआ था। मैंने देखा कि तुम फर्श पर लेटे हुए, तुमको हिलाया, लेकिन तुम बेहोश थे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर पानी डाला तो तुम्हें होश आया। मुबशिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत घबराया हुआ और खौफजदा था। वो वो इसी घर में है। वो मुझे मार देना चाहता है। इस घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। रूबी ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो तुमको नजर नहीं आता, लेकिन मुझे दिखाई देता है और मुझसे बातें भी करता है। ये तुम्हारा वहम है। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। वो बिल्कुल मेरे सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे इस वक्त तुम खड़ी हुई हो। मुबशिर ने अपनी बात पर जोर दिया। चलो, मैं तुमको किसी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। रूबी अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ी। किस डॉक्टर के पास? किसी माहिर नफ्सियात के पास चलते हैं, रूबी ने कहा। मुझे कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कुव्वतें जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, वो मेरे इर्द गिर्द हैं। वो मर चुका है और उसकी रूह मुझे भी मार देना चाहती है। जो मर जाए उसकी रूह जमीन पर रहकर किसी दूसरे की जान नहीं ले सकती। हो सकता है कि ये इस शख्स का भूत हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस ये पता है कि वो मुझे मार देना चाहता है। मुबशिर किसी छोटे बच्चे की तरह डरने लगा। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। ये घर आसिफ ज़दा है। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं सारे दिन अकेली रहती हूँ। वो सब मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए तुमको वो कुछ नहीं कहते। वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मार देंगे। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। रूबी का लहजा कुछ तेज हो गया। यहाँ से चलो, कहीं और चलते हैं। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो वाकई तुम्हारे पीछे हैं तो वो इस जगह भी आ जाएंगे जहाँ हम जाएंगे। रूबी की इस बात ने मुबशिर को दम बखुद कर दिया और उसके जिस्म में सरासीमगी फैल गई। एकदम से कमरे में खामोशी छा गई और मुबशिर का जिस्म खौफ से कांपने लगा। रूबी ने मुबशिर का हाथ पकड़ा और उसे बेड तक लाई, और उसे बेड पर बिठाने के बाद अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर मिलाने के बाद कान से लगा लिया। राब्ता होते ही उसने किसी डॉक्टर से कोई बात की, जो मुबशिर तवज्जो से नहीं सुन सका था, क्योंकि वो खौफ में मुब्तला किसी 10 साल के बच्चे की तरह बेड पर बैठा था। रूबी जैसे तैसे मुबशिर को डॉक्टर से वक्त लेकर उसके पास ले गई, वरना मुबशिर बच्चों की तरह न जाने की जिद कर रहा था। वो बहुत ज्यादा खौफजदा और सहमा हुआ था। रूबी ने डॉक्टर साहब को जो तफसील बताई थी, इसमें इस हादसे का जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। रूबी ने इख्तिसार से ये बताया था कि मुबशिर को अचानक घर में खौफ आने लगा है और इन्हें महसूस होता है जैसे कोई इस घर में है और इन्हें परेशान कर रहा है। डॉक्टर रिजवान शहर का बेहतरीन माहिर नफ्सियात डॉक्टर था। उसने मुबशिर का मुआयना किया और चंद अद्वियात देने के बाद कहा, इनके जहन में शुरू से ही खौफ बैठा हुआ था। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बचपन में इन्हें ऐसी चीज़ों का नाम ले लेकर डराया जाता रहा होगा जो हमको दिखाई नहीं देती। वो बातें और खौफ उम्र के साथ साथ दब जरूर गया था, लेकिन इनके दिमाग से ख़त्म नहीं हुआ था। अब अचानक जो वाक़यात आपने बताए हैं, वो खौफ एक भारी पत्थर बनकर इनके दिमाग को अपने हिसार में लेकर मुबशिर साहब को कमज़ोर कर रहा है। तो ये महज इनका खौफ है, हकीकत में कुछ भी नहीं? रूबी ने पूछा। इनको जो कुछ दिखाई देता है वो इनके दिमाग की अपनी इख्तिरा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। वो खौफ इनके दिमाग में बसेरा कर चुका है और मुबशिर साहब अपनी ज़िंदगी को अजियतनाक बनाए हुए बैठे हैं। रूबी ने अपने पास बैठे मुबशिर की तरफ देखा, जिसकी गर्दन बाएं कंधे की तरफ झुकी हुई थी और वो ऐसे बराए जमान था जैसे कोई हवास बाख्ता शख्स बैठा हो। रूबी को अपने शौहर की इस हालत पर तासुफ होने लगा। डॉक्टर साहब ने कुछ अद्वियात लिखकर पर्चा रूबी की तरफ बढ़ा दिया और इन्हें हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने की ताकीद की। रूबी ने मुबशिर को उठाया और डॉक्टर साहब के कमरे से बाहर ले आई।
माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने मुबशिर की जो फाइल बनाई थी, वो फाइल रूबी ने एहतियात से अपने बड़े से हैंडबैग में रख ली थी। डरा सहमा मुबशिर गाड़ी में बैठकर घर तक पहुंचा तो वो पूरे घर को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह पर आ गया हो जो उसके लिए अजनबी हो। रूबी ने उसे सोफे पर बिठाया और जैसे ही वो जाने लगी तो मुबशिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं किचन में कुछ तैयार कर रही थी। जब मैं अंदर आई और तुम्हें फर्श पर बेहोश देखा तो तुम्हें होश में लाते लाते ये देखना भूल ही गई कि मैंने रखा क्या था चूल्हे पे। बाद में देखा तो वो जल चुका था। तुम मेरे पास बैठ जाओ, मैं कुछ तैयार कर लूं। तुम्हें भूख लग रही होगी। मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर साहब ने खुराक पर खास तौर पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। रूबी बोली, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, बस तुम मेरे पास बैठी रहो, उठकर कहीं मत जाओ। मुबशिर बस था। अच्छा, मुझे तो भूख लग रही है ना, मैं तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। क्या मैं छोटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ? रूबी ने उसकी तरफ देखा। तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, लेकिन मेरे पास ही बैठी रहना। मुबशिर किसी बच्चे की तरह डर रहा था। उसके हाथ लरज रहे थे। रूबी ने मोबाइल फ़ोन पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मुबशिर का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उससे बोली, मुबशिर, तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो। तुम इस वक्त मुझे किसी बच्चे की तरह खौफजदा दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कुछ भी नहीं है। तुम इस खौफ को निकाल दो जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर बसेरा किए हुए है। ये खौफ नहीं है, हकीकत है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। प्लीज तुम इन बातों को छोड़ो और सुनो, सुबह जल्दी उठना है। डॉक्टर साहब ने हिदायत की है कि तुम बाकायदगी से सैर के लिए जाओगे। 1 हफ्ते की छुट्टी की दरखास्त अभी मेल कर दो। रूबी ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं कामरान भाई को फोन कर दूंगी। अच्छा, तुम कुछ देर के लिए बैठो, मैं किचन को साफ कर दूं। खाना जल जाने की वजह से वहां जलने की बू फैली हुई है, रूबी बोली। रूबी ने नरमी से अपना हाथ मुबशिर के हाथ से अलग किया और उठ खड़ी हुई। मुबशिर चाहता तो नहीं था कि वो उठकर जाए, लेकिन बादल नाखास्ता उसने रूबी को जाने दिया। रूबी ने किचन का दरवाजा खोल दिया था। वो सामने काम कर रही थी और मुबशिर की निगाहें बार बार रूबी की तरफ चली जाती थीं। अचानक दरवाजे की घंटी ने मुबशिर को डरा दिया और वो चौंक गया। इसकी सांसें और दिल की धड़कन तेज हो गई। रूबी जल्दी से किचन से बाहर निकली तो उसके दोनों हाथ बर्तन धोते हुए साबुन की झाग और जले हुए बर्तन की कालक से आलूदा थे। मुबशिर, देखना, मेरा ख्याल है कि पिज़्ज़ा वाला आया होगा। मेरा पर्स मेज पर रखा है, इसमें से पैसे निकालकर पिज़्ज़ा ले लो। मुबशिर ने एक नज़र रूबी के हाथों की तरफ देखा और फिर कांपते हाथों के साथ उसने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और दरवाजे की तरफ चला गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने पिज़्ज़ा लिए एक नौजवान खड़ा था। उसने पिज़्ज़ा मुबशिर के हाथ में देने के बाद पैसे लिए और बिल देने के बाद जैसे ही जाने लगा तो वो मुड़ा और मुबशिर की तरफ देखा। इस वक्त मुबशिर तकरीबन आधा दरवाजा बंद कर चुका था। इस नौजवान ने अजीब से लहजे में कहा, आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। मुबशिर, जो अपने ही ध्यान में दरवाजा बंद कर रहा था, उसकी बात सुनकर एकदम चौंका और उसने अपना सर उठाकर सामने देखा, लेकिन वो नौजवान सामने नहीं था। मुबशिर ने मुतहिश निगाहों से दाएं बाएं देखा तो वो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था। मुबशिर ने धड़कते दिल के साथ उसे जाते हुए देखा और फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके लाउंज में आया तो इसकी सांस फूल चुकी थी। इसे ये भी पता नहीं चला कि उसने पिज़्ज़ा मेज पर रखा था या सोफे पर। वो सीधा किचन की तरफ चला गया। किचन में रूबी नहीं थी। वो उल्टे पैर बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। अंधेरे को देखते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और जो ही वो घूमा उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि अपने हाथ कपड़े से साफ करती हुई रूबी किचन से बाहर निकल रही थी। पिज़्ज़ा ले लिया? रूबी ने पूछा। तुम अभी किचन में नहीं थी? उसकी बात का जवाब देने के बजाय मुबशिर ने जल्दी से कहा, मैं किचन में ही तो थी। तुम अभी किचन में आए और एकदम से मुड़ गए थे, रूबी ने बताया। लेकिन तुम मुझे किचन में दिखाई नहीं दी थी। मुबशिर के लिए अब ये बात भी परेशानी का बायस बन गई थी। मैं सिंक के पास खड़ी हाथ धो रही थी। अचानक तुम किचन के दरवाजे तक आए और एकदम से वापस हो गए। मैं समझी कि तुम मुझे देखने आए हो। मुबशिर तजब्जुब में मुब्तला हो गया कि जब वो किचन में गया था तो वहां इसे रूबी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी थी। सिंक के पास कोई नहीं खड़ा था। क्या वो देख नहीं सका था? पिज़्ज़ा कहाँ है? रूबी ने पूछा तो मुबशिर चौंका। वो वो उधर, मुबशिर ने इशारा किया। रूबी इस तरफ चली गई। उसने मुतलाशी निगाहों से मेज और दाएं बाएं देखने के बाद मुबशिर से दरियाफ्त किया, कहाँ रखा है पिज़्ज़ा? यहाँ रखा था। मुबशिर ने पहले सोफे मेज की तरफ इशारा किया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने सोफे की तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें घूम गईं। वो शीशोपंज में मुब्तला सोच रहा था।
कि उसने पिज़्ज़ा कहाँ रखा था। रूबी किचन में चली गई, वहाँ भी पिज़्ज़ा नहीं था। उसने वापस आकर पूछा, जिसने बेल दी थी वो पिज़्ज़ा बॉय ही था। एक बार फिर मुबशिर उलझ गया। उसे याद आया कि उसने खुद पिज़्ज़ा लिया था और उसे पैसे भी दिए थे, और जाते हुए उसने ये भी कहा था कि वो अच्छा ड्राइवर नहीं है। सब याद आते ही उलझे और खौफजदा अंदाज में मुबशिर ने कहा, मैंने खुद पिज़्ज़ा लिया था, तुम्हारे पर्स से 1000 का नोट लेकर उसे बिल भी दिया था। रूबी ने अपना पर्स खोलकर अंदर झाँका और हाथ डालकर हजार के 2 नोट निकालकर मुबशिर के सामने करते हुए बोली, मेरे पर्स में ये 2000 रुपये थे जो ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तुमने पिज़्ज़ा लिया ही नहीं है और ना आने वाला पिज़्ज़ा बॉय था। फिर वो कौन था जिसने मुझे ये भी कहा था कि मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ? मुबशिर हवास बख्ता हो रहा था। इससे पहले कि रूबी इसकी बात पर हैरत का इजहार करते हुए कोई जवाब देती, अचानक फिर बेल हुई। बेल की आवाज़ ने मुबशिर को फिर डरा दिया था। रूबी दरवाजे की तरफ चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा बॉय तो अब आया है। रूबी के हाथ में पिज़्ज़ा देखकर और पहले आने वाले नौजवान की बात याद करके मुबशिर के दिल की धड़कनें मुंतशिर होना शुरू हो गईं और इसे लगा कि जैसे वो अभी गिर जाएगा। रात की जाने किस पहर मुबशिर की आंख लगी थी और फिर ऐसी गहरी नींद ने उसे अपने आगोश में लिया था कि वो इर्द गिर्द से बेनियाज हो गया था। अभी दिन का उजाला फैला नहीं था जब मुबशिर को रूबी ने गहरी नींद से जगा दिया था। मुबशिर आंखें मलता हुआ नींद के शदीद खुमार में उठ बैठा और रूबी की तरफ देखा, जो अपने गले में दुपट्टा लटकाए खड़ी थी। क्या हुआ? मुबशिर ने पूछा। उठो, हम बाहर सैर के लिए जा रहे हैं, रूबी ने कहा। इस वक्त? मुबशिर की नजरें घड़ी की तरफ चली गईं और इसका दिल चाहा कि वो बेड पर एक तरफ गिर जाए और सो जाए। डॉक्टर साहब ने सख्ती से कहा है कि तुम सुबह की सैर के लिए बाहर जाओगे और ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, रूबी बोली। मुबशिर को मजबूरन उठना पड़ा और थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए तैयार था। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले, कोई साया था जो तेजी से एक कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ गया। मुबशिर को फौरन महसूस हुआ कि उसके अकब में किसी चीज ने हरकत की है। वो एक लम्हे के लिए रुका भी, लेकिन रूबी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी चाल कुछ तेज थी। इस वजह से मुबशिर को रुकने और देखने का मौका ही नहीं मिला और दोनों लाउंज से बाहर निकल गए। पार्क इनके घर के करीब ही था। दोनों पैदल ही पार्क तक पहुंचे और दोनों नर्म घास पर चहलकदमी करने लगे। सुबह के वक्त पार्क में रफ्ता रफ्ता रश बढ़ रहा था। पार्क तक आने में मुबशिर के चेहरे पर जो बेजारी थी वो खुशगवार फिजा में आते ही मासूम हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर का बोझ हल्का होता जा रहा है। उसके दिमाग में सोचों और खौफ का जो अंबार था वो रफ्ता रफ्ता कम होने लगा है। मुबशिर चलते हुए रूबी के साथ बातें भी कर रहा था और उसका चेहरा खिलने लगा था। रूबी इस तगय्युर पर खुश थी कि अचानक एक निस्वानी आवाज दोनों की समात में पड़ी। किसी ने मुबशिर का नाम लिया था। दोनों के चलते कदम रुक गए और दोनों ने बैक वक्त घूमकर आवाज की सिमत देखा। इनसे कुछ फासले पर रूबी की हम उम्र लड़की खड़ी थी। वो खूबसूरत थी और उसने ट्राउजर के साथ लंबी शर्ट सेबतन कर रखी थी। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। मुबशिर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे फायजा, तुम यहाँ? रूबी दोनों की तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। वो लड़की जिसका नाम मुबशिर ने फायजा लिया था वो आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, जब मैंने अचानक तुमको देखा तो मुझे लगा कि ये मुबशिर ही है, लेकिन फिर मैं रुक गई और खूब अच्छी तरह से गौर करने लगी कि कहीं मुबशिर के धोखे में मैं किसी और को न रोक लूं। शुक्र है कि तुम मुबशिर ही हो। इनसे मिलो, ये मेरी बीवी रूबी है और ये फायजा है। हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते रहे हैं। मुबशिर ने दोनों का तारुफ कराया। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं दरअसल यहाँ अकेली ही रहती हूँ। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैंने ड्रामा प्रोडक्शन ज्वाइन कर ली थी। इस वक्त मैं मुल्क के बड़े डायरेक्टर निसार हाशमी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ इसकी मालकन बहुत बदज़बान है। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ और चाहती हूँ कि अभी इसकी जगह छोड़कर चली जाऊँ। फायजा, तुम अब भी बहुत बोलती हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। जैसे ही मुबशिर को मौका मिला इसने फौरन इसकी बात काटी। अब कहाँ बोलती हूँ, सेट पर घंटों चुप रहना पड़ता है। फायजा के लहजे में तासुफ था। आप यहाँ रोजाना आती हैं? रूबी ने पूछा। मैं रोजाना आती हूँ, लेकिन आप दोनों आज पहली बार आए हो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा, फायजा ने जवाब दिया। हाँ, हम आज पहली बार आए हैं। चलो आज तुम हमारे साथ नाश्ता करो, करीबी हमारा घर है, मुबशिर ने पेशकश की। घर करीबी है? मुझे पता ही नहीं चला। मैं इस जगह 10 माह से हूँ। फायजा को जैसे तब तासुफ होने लगा। आओ चलते हैं।
मुबश्शिर ने कहा और तीनों घर की तरफ चल दिए। रूबी के चेहरे के तासुरात में तगय्युर था, जैसे इसे फाइजा का अचानक मिलना अच्छा नहीं लगा हो। तीनों घर पहुंच गए थे। रूबी आते ही किचन में चली गई थी और वो दोनों लाउंज में बैठ गए थे। फाइजा अपने बारे में बताती रही और फिर उसने कहा, कल रात अचानक हमारे ड्रामे के हीरो साहब गिरकर जख्मी हो गए और वो अस्पताल पहुंच गए। सारी शूटिंग इन पर थी। डायरेक्टर साहब ने देखा कि हीरो साहब 3 दिन अस्पताल में रहेंगे। वो अपनी बीमार वालदा की तीमारदारी के लिए चले गए, इसलिए 3 दिन बेकार रहूंगी, अपनी हॉस्टल मालकन की बकबक सुनूंगी। अचानक मुबश्शिर ने पेशकश कर दी, तुम चाहो तो ऊपर कमरे में आ जाओ। ऊपर कमरा खाली है? फाइजा एकदम पुरजोश अंदाज में बोली, ऊपर का पूरा पोर्शन खाली है, मजे से रह सकती हो। मुबश्शिर का ख्याल था कि फाइजा के घर में आने से ऊपर का वीरान पोर्शन भी आबाद हो जाएगा। तुमने ये बात कहकर तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी है। क्या मैं अभी आ सकती हूँ? फाइजा फौरन तैयार हो गई। बिल्कुल आ सकती हो, मुबश्शिर बोला। सामान ले आऊं? फाइजा पुरजोश हो गई। पहले नाश्ता तो कर लो। मुबश्शिर हंसा। इस दौरान रूबी नाश्ता मेज पर सजा चुकी थी। वो इनकी बातें भी सुन रही थी। इस तरह से अचानक फाइजा को घर में रहने की पेशकश ने रूबी को परेशान सा कर दिया था। फिलहाल उसने कोई इजहार नहीं किया। नाश्ते के बाद फाइजा अपना सामान लेने चली गई तो रूबी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, फाइजा को अपने घर में रखना क्या मुनासिब है? वो बहुत अच्छी लड़की है, गरीब माँ बाप की अकलौती औलाद है, बहुत बाहिम्मत है। इस मकाम तक वो अपनी मेहनत से पहुंची है। वो दिन रात शूटिंग में मसरूफ रहने वाली लड़की है। यहाँ तो वो चंद घंटों के लिए आया करेगी। मुबश्शिर ने कहा, तुमने इसको यहाँ रहने की पेशकश करके जल्दी नहीं कर दी? रूबी बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों को अकेले रहने की आदत है। फाइजा के आने से हमारी निजी जिंदगी मुतासिर नहीं होगी। कुछ नहीं होता। इसके बातूनी होने की वजह से शायद मेरा ध्यान इस खौफ से निकल आए और मैं फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आऊं। मुबश्शिर ने कहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसे ही बात की थी। इसकी बातों की वजह से तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और मुझे यकीन है कि तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मुबश्शिर की बात सुनकर रूबी आस्था से मुस्कुराई और उठकर जाने लगी तो मुबश्शिर ने कहा, कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही हो? कुछ और से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि तुम कुछ उल्टा सीधा सोचने लगी हो। याद रखो रूबी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वैसे भी हम यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही बात की थी। रूबी मुस्कुराई। अगर ऐसे ही बात की थी तो फिर ठीक है। रूबी किचन में चली गई। 1 घंटे के बाद फाइजा अपना मुख्तसर सा सामान जो 2 सूटकेसों पर मुश्तमिल था लेकर आ गई। रूबी इसे खुद ऊपर कमरे तक छोड़ने गई थी। ऊपर के पोर्शन में 2 बेडरूम, एक छोटा किचन और बड़ा सा स्टोर था और ग्राउंड फ्लोर की तरह ऊपर भी टीवी लाउंज था। जो कमरा फाइजा को मिला था वो कुशादा और हवादार था। सामने की तरफ खिड़की खुलती थी और खिड़की के साथ ही छोटी सी बालकोनी थी। फाइजा ने ममनून निगाहों से रूबी की तरफ देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? रूबी बोली, आप लोगों ने मुझे रहने को जगह दी और इस बदज़बान औरत से मेरी जान छुड़ा दी। कोई बात नहीं। मुबश्शिर ने यही सोचते हुए फैसला किया था कि जब तक तुम्हें कोई मुनासिब जगह नहीं मिलती तुम तब तक यहाँ आराम से रह सकोगी। मुबश्शिर का ख्याल है कि तुम जल्द ही कोई अच्छी जगह तलाश कर ही लोगी। बेड की चादर ठीक करते हुए रूबी ने अपनी बात कहती, इस औरत से छुटकारा मिल गया है। अब मैं सुकून से कोई अच्छी सी जगह तलाश कर लूंगी। कुछ खाना पीना है तो मुझे बता दो, मैं ऊपर ले आती हूँ। आप क्यों तकल्लुफ़ करेंगी? मैं नीचे आती हूँ। यहाँ बंद कमरे में रहकर मरना है क्या? वैसे भी मैं ज़्यादा देर चुप रहने वाली लड़की नहीं हूँ। फाइजा कहकर नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी और रूबी इसे देखती ही रह गई। इस घर में फाइजा के आने का एक फ़ायदा हुआ कि वो दोनों अपनी यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा करते रहे और कई वाक़यात पर हंसते रहे, जिससे मुबश्शिर सेहतमंद दिखाई देने लगा। इस बात पर रूबी को खुश होना चाहिए था कि उसका शौहर खौफ के हिसाब से बाहर निकल आया है, लेकिन इसके बरक्स वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि जिस जगह बैठकर वो मुबश्शिर से बातें किया करती थी, अब इस कुर्सी पर फाइजा पराई जमान थी और वो एक वेटर की हैसियत से कभी चाय और कॉफ़ी बनाकर इनको पेश कर रही थी। इनकी बातों में वो कभी कभी हूँ हाँ का लुक्मा भी लगा दिया करती थी, लेकिन इसने इनकी बातों में कोई हिस्सा नहीं लिया था। रात का 1:30 बज गया था जब मुबश्शिर ने जमाई लेते हुए कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए बाकी बातें कल होंगी। कल तुम ऑफिस चले जाओगे? फायजा ने पूछा। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टियां ली हैं।
इसलिए मैं घर पर ही हूँ, मुबश्शिर ने बताया। छुट्टियाँ क्यों ली हैं? फायजा ने अगला सवाल कर दिया। इनकी छुट्टियाँ जमा थीं, इसलिए मैंने ही इनसे कहा था कि काम से निकलकर कुछ दिन छुट्टियाँ ले लें। हम एक साथ वक्त गुजारना चाहते थे। इस बार रूबी बोल पड़ी। ये तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा काम बंदे को थका देता है। छुट्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। फायजा ने उसकी बात की तायद की। आ जाओ, मैं तुमको ऊपर कमरे तक छोड़ाऊँ। रूबी मुस्कुराई। आप आराम करें, मैं चली जाती हूँ। फायजा खड़ी हो गई। शब्बा खैर कहकर वो कमरे से निकल गई। इसके जाते ही रूबी ने तवील सांस ली और बोली, बहुत बोलती है। इसकी बात सुनकर मुबश्शिर हंसने लगा। फायजा कमरे से बाहर निकली तो टीवी लाउंज में 0 पावर का बल्ब रोशन था। रात को सोते वक्त मुबश्शिर और रूबी फालतू बत्तियां बुझा देते थे, इसलिए घर में तकरीबन अंधेरा ही था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती हुई अपने कमरे में जाने के लिए उसने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे घुमाकर अंदर धकेला। दरवाजा शायद मुकफ्फल था, इसलिए खुला नहीं। फायजा ने 2-4 बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। फायजा को अच्छी तरह से याद था कि जब वो कमरे से बाहर निकली थी तो उसने कमरा लॉक नहीं किया था। फिर दरवाजा कैसे लॉक हो गया? कहीं रूबी ने तो लॉक नहीं कर दिया था, फायजा ने सोचा। ये सोचते ही वो वापस जाने के लिए पलटी ताकि रूबी के पास जाकर कमरे के दरवाजे की चाबी ला सके। अचानक इसे हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने हैंडल नीचे करके छोड़ दिया हो। फायजा इसी वक्त घूमी। उसने देखा कि दरवाजा कुछ खुला हुआ है। कुछ देर तो फायजा दरवाजे को देखती रही और फिर इसे ख्याल आया कि शायद इस दरवाजे का लॉक ठीक नहीं है। वो इत्मीनान से अंदर चली गई। उसने लाइट जलाई और कमरे का जायजा लिया। वो बाथरूम में गई और मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो कमरे की लाइट बंद थी। एक लम्हे तो वो खुद भी इस तजब्जुब में पड़ गई कि लाइट इसी ने बंद की थी। फिर इसने बटन दबाया और कमरा रोशन हो गया। फायजा ऐसी बातों पर ज़्यादा सोचो विचार नहीं किया करती थी, इसलिए इसने इन बातों पर सोचने के बजाय अपना लिबास तब्दील किया और लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। इस वक्त इसके कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था, जिसकी हल्की रोशनी अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। फायजा ने अभी आंखें बंद की ही थीं कि इसे लगा जैसे इसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता कोई खोल रहा है। फायजा अपना वहम जानकर लेटी रही और उसने आंखें बंद ही रखीं। वो बदस्तूर महसूस कर रही थी कि कोई उसका दरवाज़ा खोल रहा है। फायजा ने करवट बदली और एक सिरहाना अपने कानों और आंखों पर रखा और किसी चीज़ की परवाह किए बगैर सोने की कोशिश करने लगी और वो जल्दी नींद की आगोश में चली गई। फायजा ने सुबह 9 बजे का अलार्म लगाया था। जो ही अलार्म बजा, उसकी आंख खुल गई। उसने कुछ देर बिस्तर पर पड़े रहने के बाद अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी। जो ही फायजा उठी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे और फायजा ने जो अपना सामान अंदर रखा था वो जमीन पर बिखरा हुआ था। इसके कपड़े कमरे के पूरे फर्श पर दिखाई दे रहे थे। फायजा के दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि इस घर में चोरी हो गई है और ये काम चोर का है। फायजा एकदम से बिस्तर से उठी और नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो वो ठिठक कर रुक गई। सामने रूबी खड़ी थी। मैं तुमको ही जगाने आई थी। मुझे बता दो कि तुम कितनी देर में नीचे आ रही हो ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दूँ। रूबी इसे देखते ही बोली। 1 मिनट, अंदर आए, फायजा ने कहते हुए दरवाज़ा खोल दिया और अपने बिखरे हुए सामान की तरफ इशारा किया। रूबी ने सारे कमरे में नज़र दौड़ाई और फायजा ने पूछा, क्या इस घर में रात को चोर आए थे? नहीं, इस घर में कोई चोर नहीं आया था, रूबी ने सोचते हुए जवाब दिया। फिर मेरा सामान कैसे बिखरा है? जब मैं सो रही थी तो मेरे कमरे में कौन आया था? फायजा की तशवीश दो चंद हो गई। मैं तुमको बताती हूँ, लेकिन तुम इसका जिक्र मुबश्शिर के साथ मत करना, क्योंकि इसकी हालत पहले ही ख़राब है। दरअसल इस घर में आसिफ का बसेरा है। रूबी के इंकिशाफ ने फायजा को शुतर कर दिया था। आसिफ? फायजा का चेहरा हैरत और वहशत में डूब गया। हाँ, मुबश्शिर को उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और मुबश्शिर बहुत खौफजदा रहता है। इसकी हालत अचानक ख़राब हो जाती है। इस घर में मौजूद आसिफ मुबश्शिर को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करते हैं। हम बहुत परेशान हैं, रूबी ने बताया। तो क्या ये सब इनका किया हुआ है? रात जब मैं कमरे में आई थी तो कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। फिर अचानक दरवाज़ा खुद ही खुल गया। मुझे ऐसा भी महसूस होता रहा था कि जैसे कमरे में कोई है और मैंने परवाह नहीं की थी। हकीकत के मुनकशिफ होने पर फायजा अब खौफज़दा दिखाई दे रही थी। हम बहुत परेशान हैं। मुबश्शिर की हालत अचानक ख़राब हो जाती है। रूबी परेशान होकर बेड पर बैठ गई थी। अचानक मुबश्शिर की चीख सुनाई दी और रूबी
हड़बड़ा कर उठी और बाहर भागी। इसके पीछे फायजा भी थी। दोनों भागते हुए नीचे आईं और रूबी सीधी बेडरूम की तरफ बढ़ी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो दोनों अंदर गईं, वो ठिठक कर इसी जगह रुक गईं और दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। मुबश्शिर बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हाँफ रहा था। खौफ से उसका चेहरा जर्द हो चुका था। बेड पर बहुत सा खून पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने ताज़ा मुर्गी बेड पर ज़ुबह की हो और खून बहा दिया हो। फायजा के लिए ये सब बहुत हैरान कुन था। वो एक एक चीज़ देख रही थी। मुबश्शिर की हालत ख़राब हो गई थी। रूबी ने आगे बढ़कर मुबश्शिर को पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लाकर दूसरे कमरे में ले गई। रूबी भागकर किचन से पानी का गिलास लेकर आई और उसने गिलास मुबश्शिर की तरफ बढ़ा दिया। मुबश्शिर ने पानी के 2 घूंट लिए और गिलास एक तरफ रख दिया। इसकी सांस फूली हुई थी और रंग अभी तक जर्द था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुबश्शिर, तुम ठीक हो? रूबी बोली। मुझे लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। मुबश्शिर से सांस लेना और बोलना दूभर हो रहा था। तुम नॉर्मल होने की कोशिश करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, रूबी ने तसल्ली दी। सब ठीक नहीं है। तुम देख चुकी हो कि मेरे बेड पर ताज़ा खून है। जब मैं बाथरूम में गया और जैसे ही बाहर निकला, बेड पर खून था। मुबश्शिर की हालत ख़राब होती जा रही थी। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। रूबी जल्दी से उठी। ये मामला डॉक्टर का नहीं है, मुबश्शिर ने इसे रोका। फिलहाल अभी हम डॉक्टर के पास चलेंगे, फिर किसी आमिल को भी बुला लेंगे। रूबी बाहर गई और टीवी के पास से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और अभी वो एक नंबर तलाश कर ही रही थी कि उसका ध्यान अपने बेडरूम की तरफ चला गया। वो बेडरूम में गई तो फायजा एक तरफ खड़ी थी। फायजा, तुम 1 मिनट के लिए मुबश्शिर के पास बैठो, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ। फायजा कमरे से निकलकर मुबश्शिर के पास चली गई। मुबश्शिर की हालत बदस्तूर ख़राब थी। वो खौफ से बेहाल हो रहा था। थोड़ी देर के बाद रूबी कमरे में आई और आते ही बोली, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी चलो। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मुबश्शिर ने इनकार किया। जिद मत करो, उठो। रूबी ने ज़बरदस्ती मुबश्शिर को उठाया और बाहर की तरफ ले जाने लगी तो फायजा ने कहा, मैं तब तक बेड की चादर धो देती हूँ। फायजा, तुम रहने दो, ये सब बाद में कर लेंगे, अभी तुम हमारे साथ चलो, रूबी ने पलटकर उससे कहा और फायजा भी इनके साथ चल पड़ी। तीनों कार में डॉक्टर के पास पहुंचे। चेकअप के बाद कुछ अद्वियात लेकर वो वापस घर आ गए। तब तक मुबश्शिर की हालत कुछ बेहतर हो गई थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ भी नहीं है, अब तुम वो सब अपने जहन से निकाल दो जो तुमने देखा था। मुबश्शिर को तसल्ली देने के बाद रूबी ने फायजा से कहा कि वो मुबश्शिर के पास बैठे, तब तक वो बेडरूम की चादर वगैरह धो दें। जैसे ही रूबी बेडरूम की तरफ जाने लगी, फायजा भी उसके पीछे आ गई और उसे मुखातिब करके आहिस्ता से बोली, मैं बेडरूम देख चुकी हूँ, चादर बिल्कुल साफ है और कहीं कोई खून का निशान नहीं है। तुम कब बेडरूम में गई थी? मैंने आते ही बेडरूम में झांक कर देखा था, फायजा ने बताया। रूबी उसकी तरफ देखती रही और फिर वो जैसे ही बेडरूम में गई, वहाँ बिल्कुल सफाई थी। वही चादर धुली हुई और खुश्क थी। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे में ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं था। वो वापस मुबश्शिर के पास चली गई। मुबश्शिर के पास फायजा बैठी थी और उसकी हालत में, यानी कि मुबश्शिर की हालत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता इसे कुछ ग़ुनूदगी हो रही थी। शायद डॉक्टर की दी हुई दवा असर दिखा रही थी। थोड़ी देर के बाद मुबश्शिर मुकम्मल नींद में चला गया और वो दोनों उठकर बाहर आ गईं। रूबी अपने कमरे में, जबकि फायजा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। इसके बाद घर में मुकम्मल खामोशी का राज हो गया। मुबश्शिर की आँख खुली तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। रूबी उसके सिरहाने बैठी थी। कैसी तबीयत है? रूबी ने पूछा। हाँ, बेहतर हूँ, मुबश्शिर उठकर बैठ गया। नींद आने से उसका खौफ ज़ाइल हो चुका था और उसके सर पर जो भारी बोझ सा था वो भी कम हुआ था। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया और फिर कुछ चहलकदमी के बाद मुबश्शिर ने दवा खाई और फिर एक बार उस पर ग़ुनूदगी छाने लगी और वो सो गया। इसके बाद रूबी और फायजा के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो अपने अपने कमरों में चली गईं। दूसरा दिन बड़ा ही खुशगवार था। गहरे बादल छाए हुए थे। बारिश की आमद थी। नाश्ते से फारिग होकर रूबी ने कहा कि इससे पहले कि बारिश शुरू हो, वो मार्केट से खाने पकाने का सामान ले आए। मार्केट इनके घर से 20 मिनट की मुसाफत पर थी। फायजा, तुम मेरे साथ चलोगी? अचानक रूबी ने जाते हुए फायजा से पूछा। मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम करना है, फायजा ने इनकार कर दिया और रूबी दांत पीसकर बाहर निकल गई। इसे फायजा का इस घर में वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रूबी का दिल चाहा कि वो मार्केट जाने के बजाय वापस घर चली जाए। आसमान पर बादल और भी गहरे हो गए थे। इसी तजब्जुब में वो मार्केट चली गई और जल्दी जल्दी खरीदारी करने लगी।
इस दौरान में बारिश शुरू हो गई और रूबी को महफूज जगह पर रुकना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल बारिश होती रही। जैसे ही बारिश में कमी आई, रूबी ने घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। सड़क पर जा बजा पानी खड़ा था। अभी वह आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि बारिश फिर होने लगी। इस बार रूबी कहीं नहीं रुकी, बल्कि बारिश में भीगती हुई अपने घर के दरवाजे तक जा पहुंची। उसने गेट के कुफल में चाबी घुमाई और जो ही इसने अंदर कदम रखा, वो ठिठक कर रुक गई। गैराज में मुबशिर की कार मौजूद नहीं थी। रूबी जल्दी से अंदर आ गई। टीवी लाउंज में आती उसने आवाज़ दी, मुबशिर, मुबशिर, फायजा, कहाँ हो? जवाब में ना तो कोई आवाज़ आई और ना ही किसी कमरे से कोई बाहर निकला। रूबी ने मुबशिर का मोबाइल नंबर मिलाया। जैसे ही बेल गई, उसकी आवाज़ इसी घर से आने लगी। रूबी ने आवाज़ की सिमत देखा तो मुबशिर का मोबाइल फ़ोन एक तरफ पड़ा था। रूबी ने झुंझुलाकर फ़ोन बंद कर दिया। फायजा का मोबाइल नंबर उसके पास नहीं था। वो मुस्तरिब अंदाज में टहलने लगी और सोचने लगी कि इसका मतलब है कि दोनों कहीं बाहर गए हैं। कुछ देर इसी तरह गुस्से में टहलने के बाद रूबी ऊपर चली गई। रूबी के ऊपर जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। बारिश थम गई थी और बादल छटते दिखाई देने लगे थे। अचानक मुबशिर की कार गेट के पास आकर रुकी। फायजा ने बाहर निकलकर गेट खोला और फिर ड्राइविंग सीट संभालकर कार अंदर ले गई। दोनों बाहर निकले और फायजा ने गेट बंद कर दिया। जो ही वो लाउंज में पहुंचे, सामने सपाट और कुसीले चेहरे के साथ रूबी खड़ी थी। रूबी ने इनकी कार ऊपर से ही देख ली थी, इसलिए वो फौरन नीचे आ गई थी। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? रूबी के लहजे में तगय्युर था। मौसम अच्छा था तो मैंने मुबशिर से कहा कि आओ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इत्तेफाक से हम दोनों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि हम बाहर जाएंगे तो मुबशिर की तबीयत और भी अच्छी हो जाएगी। फायजा ने जवाब दिया। मेरी इजाज़त के बगैर तुम मुबशिर को बाहर लेकर क्यों गई थीं? रूबी ने गुस्से से आंखें निकालते हुए फायजा से पूछा। आप घर पर थी नहीं और गैर मौजूदगी में बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया और हम बाहर चले गए। फायजा ने इत्मीनान से जवाब दिया। इस बारिश में मुबशिर का बाहर निकलना ठीक नहीं था। रूबी को और भी गुस्सा आ गया। रूबी, क्या हो गया है? तुम किस तरह से बात कर रही हो? मैं फायजा के साथ बाहर गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुबशिर ने कहा। और क्या, सारे रास्ते मेरे साथ बातें करते रहे और हम पुरानी यादों को याद करके खुश होते रहे। तुम दोनों की पुरानी यादों ने ही शायद एक दूसरे के करीब कर दिया है। रूबी का गुस्सा कम नहीं हुआ था। रूबी, तुम गुस्से में क्या कह रही हो? मुबशिर ने जल्दी से कहा। मैं ठीक कह रही हूँ। देखो फायजा, बारिश रुक चुकी है। अपना सामान उठाओ और मेरे घर से चली जाओ, रूबी ने दो टोक अंदाज में हुक्म दिया। इसकी बात सुनकर फायजा ने मुबशिर की तरफ देखा। रूबी, रूबी, इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए अपने कमरे में जाओ, मुबशिर ने आगे बढ़कर नर्म लहजे में बात की। मैंने कह दिया कि फायजा अब इस घर में नहीं रहेगी। रूबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख था और लहजा भी दुरुस्त था। फायजा फिलहाल कहीं नहीं जाएगी। तुम जो समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा प्रोग्राम बन गया। मुझे भी घबराहट सी हो रही थी और हम चले गए। मुबशिर ने भी साफ अल्फाज में वजाहत की। तुमने तो मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। जाने से पहले तुम मुझे एक फ़ोन तो कर सकते थे। रूबी का गुस्सा कम नहीं हुआ और न ही लहजे में नरमी आई। दरअसल मैं अपना मोबाइल फ़ोन साथ ले जाना भूल गया था, मुबशिर ने कहा। मोबाइल फ़ोन ले जाना भूल गए थे कि जानबूझकर घर में ही छोड़ दिया था कि कोई डिस्टर्ब ना करे? रूबी का तंज मुबशिर को अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ रूबी, ऐसी बातें मत करो। ये बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती हैं। मुबशिर ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। और तुम्हें ये ज़ेब देता है कि तुम एक गैर लड़की के साथ सैर सपाटे पर निकल जाओ? रूबी बिला तामुल बोली। आपको तकलीफ़ हुई, मैं इसकी माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। फायजा ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और ऊपर कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद मुबशिर ने रूबी के पास जाकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि हम दोनों अचानक बाहर चले गए, लेकिन जो कुछ भी हुआ बस अचानक हो गया और इस घर में मुझे इतनी घबराहट होने लगी थी कि मैं भी इसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। कुछ भी है मुबशिर, अब फायजा यहाँ नहीं रहेगी। रूबी अपने फैसले पर कायम थी। वो वैसे भी 2 दिन के बाद जा ही रही है। उसने अपने किसी कोलीग से बात कर ली है। 2 दिन के बाद वो चली जाएगी, मुबशिर ने कहा। इसका मतलब है कि मुझे 2 दिन और इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूबी के माथे की सिलवटें उभर आईं। बस 2 दिन बर्दाश्त कर लो, वो चली जाएगी, मुबशिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और बादल नाखास्ता रूबी को उस बात में सर हिलाना ही पड़ा। फायजा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए उठना मुश्किल हो गया।
उसने आंखें खोलना चाहीं, लेकिन वो ऐसा भी ना कर सकी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। फ़ाइज़ा के चेहरे पर किसी चीज़ का दबाव था। फ़ाइज़ा ने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर पड़ी चीज़ को हटाने की कोशिश की। किसी ने उसके चेहरे पर तकिया रखा हुआ था और मुसलसल दबाव से उसकी सांस रुक रही थी। फ़ाइज़ा के लिए अपने चेहरे से तकिया हटाना मुश्किल हो रहा था। उसकी सांस रुक रही थी और वो मौत के करीब हो रही थी कि अचानक उसने अपनी सारी ताकत और हिम्मत मुजतमा की और पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को झटका दिया। यकदम ही से उसके चेहरे पर पड़ा दबाव हट गया और वह लंबे लंबे सांस लेने लगी। रफ्ता रफ्ता उसकी सांस बहाल होने लगी और इस दौरान इसके कमरे में मुख्तलिफ आवाज़ें आती रहीं। सुबह का उजाला फैल रहा था। रूबी ने लिहाफ एक तरफ हटाया और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अभी वो बाथरूम की तरफ जाने के लिए बढ़ी ही थी कि उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। मुबश्शिर बिस्तर पर मौजूद नहीं था। रूबी की निगाहें बाथरूम के दरवाजे पर चली गईं। वो कुछ देर खड़ी दरवाजे को तकती रही और फिर बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर कुछ सुनने की कोशिश की और फिर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। बाथरूम में कोई नहीं था। रूबी कमरे से बाहर निकली। लाउंज में अभी अंधेरा था। रूबी के पैरों में चप्पल नहीं थी। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। जो ही वो ऊपर के हिस्से में पहुंची, उसके कदम इसी जगह रुक गए। लाउंज रोशन था और कुछ कपड़े फर्श पर पड़े थे। रूबी ने इन कपड़ों को मुतहय्यर निगाहों से देखा और चलती हुई इनके करीब आ गई। रूबी ने इन कपड़ों को उठाकर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेजी से उठी और दूसरे कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ी ही थी कि फ़ाइज़ा के कमरे का दरवाज़ा खुला और रूबी ने रुककर फ़ौरन फ़ाइज़ा की तरफ देखा। फ़ाइज़ा की निगाहें भी रूबी पर जमी हुई थीं। फ़ाइज़ा की सवालिया निगाहें उसके चेहरे को तक रही थीं। ऐसे लगता था जैसे फ़ाइज़ा इससे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन इसे मुनासिब अल्फाज ना मिल रहे हों। मुबश्शिर कहाँ है? रूबी ने सर्द लहजे में पूछा। यहाँ नहीं है। फ़ाइज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर इन कपड़ों की तरफ देखकर उसने कहा, ये कपड़े मैंने कमरे से निकाले हैं। तुमने? ये सुनते ही रूबी उसकी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे वो इसे जान से मार डालेगी और फिर ऐसे ही हुआ। रूबी ने सफ़ाक अंदाज में फ़ाइज़ा का गला पकड़ लिया और इसे धकेलती हुई कमरे में ले गई और इसे बेड पर फेंक दिया। अब फ़ाइज़ा नीचे और रूबी उसके ऊपर थी। रूबी ने फ़ाइज़ा का गला दबाया हुआ था और रफ्ता रफ्ता उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। फ़ाइज़ा के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें उबलकर बाहर निकल रही थीं। वो अपने आप को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। रूबी दांत पीसकर बोली, तुम जिंदा हो? तुम्हें तो रात को मर जाना चाहिए था। तुम जिंदा कैसे बच गईं? फ़ाइज़ा के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो मुसलसल मज़ाहिमत कर रही थी। एक बार फिर उसने अपनी कुव्वत को एक जगह जमा किया और अपने जिस्म को झटका दिया। इस बार भी वो कामयाब हो गई और रूबी नीचे गिर गई। गले पर गिरफ्त छूट गई थी। फ़ाइज़ा अपनी सांसें बहाल करती हुई हल्का हल्का खांस रही थी, लेकिन रूबी पर जुनून सवार था। वो फिर उठी और उसने पूरी कुव्वत से फ़ाइज़ा के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बताओ तुमने क्या किया है? थप्पड़ इस कुव्वत से पड़ा था कि फ़ाइज़ा का मुंह फट गया और खून बहने लगा। बताओ तुमने क्या देखा है? रूबी ने पूछते हुए अपना हाथ बुलंद किया और इससे पहले कि वो एक थप्पड़ और रसीद करती, अचानक अकब से मुबश्शिर आया। उसके हाथ में रूबी का मोबाइल फ़ोन था। उसने दरवाजे में ही खड़े होकर बुझे हुए लहजे में कहा, रूबी, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ इनको पढ़ लो। अचानक मुबश्शिर को देखकर रूबी तंबाकुस्सी से देखने लगी। इसकी शुष्तर निगाहों में अजीब सी बेचैनी थी। मुबश्शिर इसके सामने खड़ा था, लेकिन इसकी निगाहें फ़ाइज़ा पर थीं। रूबी ने मोबाइल फ़ोन ले लिया और मैसेज पढ़ने लगी। इसके मोबाइल फ़ोन पर आए मैसेजेस पहले कोई पढ़ चुका था। जैसे जैसे रूबी मैसेज पढ़ रही थी, उसका इज़्तिराब बढ़ रहा था। इस दौरान मुबश्शिर ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर फ़ाइज़ा की तरफ बढ़ाया और फ़ाइज़ा इस रुमाल से अपने फटे हुए होंठ से खून साफ करने लगी। मैसेज पढ़ने के बाद रूबी ने मुबश्शिर की तरफ देखा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाकर बोली, मुबश्शिर। मुबश्शिर ने फ़ौरन इसे इसी जगह रुकने का इशारा किया और रूबी के कदम इसी जगह जम गए। मैं सोच भी नहीं सकता था, बल्कि मेरे तसव्वुर में ऐसी बात का वजूद ही नहीं था कि तुम वो नहीं हो जो मुझे दिखाई देती हो। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो मुबश्शिर। ये लड़की, रूबी ने बोलना चाहा। मुबश्शिर ने इसे खामोश करा दिया। अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। मेरी तुमसे शादी हुई और मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। एक एक बात मैंने तुमको बता दी। ये भी कि मुझे तन्हाई में खौफ आता है। मैं बचपन से ही डरपोक हूँ और मुझे जिन भूत से डर लगता है। वो रुका और फिर बोला, ये तो शुक्र है कि फ़ाइज़ा आ गई, वरना
रूबी ने एक मैसेज किया और बहुत जल्दी इसे इसका जवाब भी मिल गया। फिर उसने मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दिया। जो बेचैनी और इज़्तिराब उसके चेहरे पर था, वो एकदम मासूम हो गया। अब उसे कोई डर और खौफ नहीं था। वो इत्मीनान से बोली, अब सब कुछ पता चल ही गया है, तो मुझे भी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये सच है कि इस घर में कोई आसेब नहीं है। क्रिस्टल का गुलदान तोड़ने वाला और उसकी जगह नया रखने वाला एक इंसान था। मैंने ही इसे फ़ोन से कॉल की थी कि जैसे मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा हो, और फिर मैंने वो कॉल डिलीट कर दी थी। लॉन्ग ड्राइव के दौरान तुम्हारी कार से टकराने वाला भी वही आदमी था, और वो आदमी इसी घर में रहकर इसी ज़ख्मी हालत के मेकअप में तुमको डराने आ जाता था। जब वो पेटू में होता था तो बाहर से मैं दरवाज़ा लॉक कर दिया करती थी। तुम चिल्लाते थे और मैं आवाज़ सुनने के बावजूद तुम्हारे पास नहीं आती थी। वही तुमको अस्पताल में व्हील चेयर पर बैठा नजर आता था। मेरे कहने पर फ़कीर ने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे पीछे कोई है, और मेरे कहने पर पिज़्ज़ा वाला आया था। तुमने इससे वो पिज़्ज़ा ले लिया था, और इस घर में मौजूद मेरा एक आदमी वो पिज़्ज़ा उठाकर ले जाता था। जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता था वो हम सब मिलकर करते थे, ताकि तुम खौफ में मुब्तला होकर दहशत से मर जाओ। रूबी का लहजा सफ़ाक हो गया। मुबश्शिर और फ़ायज़ा उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे। कमरे में खामोशी हो गई थी। वो फिर बोली, जब मैं तुमको सैर के लिए लेकर गई तो मेरा मंसूबा कुछ और था, मगर दरमियान में फ़ायज़ा आ गई और मेरा मंसूबा नाकाम हो गया। ताज़ा खून पेट पर गिराया, हम तुमको डॉक्टर के पास ले गए। हमारी गैर मौजूदगी में वो चादर धोई गई, इस्त्री से इसे खुश्क करके फिर बिछा दिया। लेकिन तुम इतने खौफज़दा और दहशतज़दा होने के बावजूद भी मरे नहीं। वो फिर चुप हो गई। दोनों मुसलसल उसी की तरफ देख रहे थे। रूबी जहरीले अंदाज में मुस्कुराई। फ़ायज़ा को रात ही मार देने का मंसूबा था, लेकिन न जाने ये कैसे बच गई। और वो कपड़े इसने ढूंढकर बाहर निकाल दिए जो ज़ख्मी हालत में नईम पहनकर तुम्हारे सामने आता था, जो तुम्हारी कार से टकराया था। रूबी फिर चुप हो गई। रूबी फिर चुप हो गई। जब वो ना बोली तो मुबश्शिर ने जबान खोली। अब आगे मैं बताऊं? रूबी उसका चेहरा देखने लगी। मुबश्शिर बोला, तुमने मुझे इतना खौफजदा कर दिया था कि मैं हार्ट अटैक से शायद मर ही जाता, लेकिन शुक्र है कि फ़ायज़ा मिल गई। और इसकी शुरू से ही आदत है कि ये चीज़ों को बड़ा उलट पुलट कर देखती है, खामखा तलाशी लेती रहती है। इसी आदत की वजह से इसने आते ही ऊपर का सारा पोर्शन छान मारा, और फिर बारिश वाले दिन हम बाहर ड्राइव पर गए तो इसने मुझे बहुत कुछ बता दिया। क्या बता दिया? रूबी ने जल्दी से पूछा। ये कि इसने ऊपर कमरे में रंग देखा है जो ये लोग खून के तौर पर अपने ड्रामों में इस्तेमाल करते हैं। खून आलूद कपड़े देखे और दूसरा सामान भी था। फिर मैंने भी वो चीज़ें देखी और हम इस खोज में लग गए कि इसके पीछे हकीकत क्या है। रात को मैं जाग रहा था कि तुम्हारे फ़ोन पर एक मैसेज आया। टोन बंद थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन की रोशनी ने इस जानिब तवज्जो मबसूल करा दी। मुबश्शिर चुप हुआ तो रूबी मुतहय्यर निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। वो फिर बोला, मैंने पहली बार तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चेक किया तो मैसेज आया था कि मैं घर से जा चुका हूँ। अकबर इस लड़की को ख़त्म करने के लिए ऊपर है। मैसेज पढ़कर मैं इसी वक्त ऊपर गया तो वो लड़का तकिए से फ़ायज़ा का चेहरा दबा रहा था। मैंने इसे काबू कर लिया और बांध दिया। इस बात ने रूबी को हैरत ज़दा कर दिया था। एक बार फिर उसका चेहरा मुस्तरिब हो गया। मुबश्शिर फिर बोला, हम दोनों ने इसी से सब कुछ पूछ लिया। तुम्हारे फ़ोन पर किसी नईम नाम के लड़के का दोबारा मैसेज आया। इसी ने पहले भी मैसेज करके तुम्हें आगाह किया था कि अकबर इस लड़की को आज मार देगा। इस बार उसने लिखा कि अकबर से राब्ता नहीं हो रहा है, तुम इससे पूछो कि काम हो गया है। फिर मैंने तुम्हारे फ़ोन से मैसेज किया कि काम हो गया है, तुम अभी आ जाओ। तुमने ये मैसेज किया था? रूबी फ़ौरन बोली, हाँ ये मैसेज किया था और डिलीट भी कर दिया था। बशीर बोला, मुझे पता ही नहीं था कि अकबर और नईम इसी घर में भूत बनकर रह रहे थे और मुझे खौफजदा करके हार्ट अटैक कराने की कोशिश में थे, ताकि तुम लोगों पर मेरे कत्ल का इल्ज़ाम ना आए और ये ज़ाहिर हो कि मैं खौफ में मुब्तला होकर मरा हूँ। माहिर नफ्सियात डॉक्टर की फ़ाइल भी तो तुमने संभाल कर रख रही थी ना, ताकि बवक्त ज़रूरत तुम्हारे काम आ सके। नईम आया था? रूबी ने फ़ौरन अगला सवाल किया। मुबश्शिर उठकर रूबी के पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, इस घर के हर दरवाजे की दूसरी चाबी तुमने उसे दी थी। वो मुंह अंधेरे आया और मैंने इसे पकड़कर बांध दिया। बेवफा और बेशरम औरत, तुम्हारी शादी मुझसे हुई और तुम अपने आशिक नईम को फिर से पाने के लिए मेरे साथ आसिफ का ड्रामा रचाती रही, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि मैं तन्हाई से खौफ खाता हूँ और तुम दोनों ने मुझे इसी खौफ में मुब्तला करके मार देना चाहा, ताकि तुम दोनों शादी कर सको। हाँ, हमने इसीलिए ये सब कुछ किया था। वो चीखी। तो फिर
अब अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पुलिस बुला चुका हूँ और वो दोनों इसकी गिरफ्त में हैं। वो पुलिस की गिरफ्त में है? मैंने इसे बुलाया था कि तुम अभी आ जाओ ताकि हम तुम दोनों का खात्मा कर दें, और इसी ने जवाब दिया था कि वो 5 मिनट में पहुंच रहा है। रूबी हैरान कुन अंदाज में बोली, मुझे तुम्हारी बेवफाई और फरेब पर बहुत दुख हुआ है, लेकिन इतना याद रखो कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। मुबश्शिर ने कहकर अपने मोबाइल फ़ोन से एक कॉल की और नीचे बराए जमान पुलिस ऊपर आ गई। रूबी का रंग फुक हो चुका था और वो नाचार पुलिस की तरफ देख रही थी।